कुछ देर बाद संजू चुपके से रूम से निकलकर यहाँ वहाँ चोरी चोरी घूमने लगी थी कि कहीं तेज, रोनित या आरव तीनों में से कोई उसे देख ना ले। उसे नहीं पता था कि वैभव कहाँ होगा। जब वो उसे नहीं मिला तो वो वापस अपना मुंह फुलाकर घूमने लगी। तभी किसी ने उसके मुंह को बंद कर दिया। संजू चिल्ला पाती कि उसे किसी की सांसें महसूस हुई। वो उन्हें तुरंत पहचान गई थी। वो जल्दी से खुश होकर पीछे मुड़ी तो वैभव को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो तुरंत वैभव के गले लग गई, जिससे वैभव के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। उसने भी संजू को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कब से वो संजू से मिलना चाहता था, इसलिए वो दिन रात जागकर अपने काम जल्दी पूरा कर रहा था ताकि संजू के जाने से पहले वो उससे मिल सकें। वो और संजू को अपने पास महसूस कर पाता कि संजू उससे अलग होकर उसके सीने पर मारते हुए अपना मुंह फुलाकर बोली, इतनी देर कोई करता है क्या? आप क्यों नहीं थे यहाँ? जानते हैं मैं कितने दिन से हूँ यहाँ, लेकिन आपको क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आई? वैभव उसके हाथों को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, अरे बस भी करो। संजू रुककर उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर थकावट मौजूद थी। ये देखकर वो शांत हो गई। उसने वैभव के चेहरे को छूते हुए कहा, आप क्या सोते नहीं हैं? वैभव ने उसे देखते हुए कहा, अब तुमसे मिल लिया, आज रात चैन से सोऊंगा। ये सुनकर संजू शर्माने लगी। ये देखकर वैभव उसे चिढ़ाते हुए बोला, बंदरिया को शर्माना भी आता है? बंदरिया सुनकर संजू का मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया, जिसे देखकर वैभव ने हंसकर फिर से उसे गले से लगा लिया। संजू वैभव से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लेकिन उसके दूर करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर वैभव की पकड़ काफ़ी मजबूत थी और वैभव की ताकत के आगे तो संजू की ताकत फूल की एक पत्ती की तरह थी। जब संजू कोशिश करते करते थक गई तो वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, क्या खाते हैं आप? मुझे बताइए, मैं भी अब से वही खाया करूंगी। वैभव ने कुछ नहीं कहा, बस वो उसे गले लगाकर मुस्कुराता रहा। संजू अब भी वैभव से सवाल किए जा रही थी कि उसे तेज दिखाई दिया, जो वही दूर आकर फ़ोन पर बात कर रहा था। तेज को देखकर संजू का गला सूखने लगा। वो जल्दी से वैभव को दूर करते हुए बोली, छोड़िए मुझे अभी। अब वैभव ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? वैभव को ना छोड़ते देख संजू रुआसी होकर वैभव को सीने पर फिर से मुक्के मारते हुए बोली, छोड़िए ना जल्दी। अब वैभव को ना चाहते हुए भी संजू को छोड़ना पड़ा। उसने संजू से कहा, अब क्या हुआ? संजू ने डरते हुए वैभव को तेज की तरफ इशारा किया। वैभव ने तेज की तरफ देखा और संजू को देखकर बेफिक्री से कहा, तो क्या हुआ? ये सुनकर संजू की आंखें बड़ी हो गई। वो वैभव को देखकर धीरे से बोली, तो क्या हुआ? अगर तेजू भैया ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। वैभव ने एक नज़र तेज को देखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो फिर से संजू को गले लगाने जा रहा था कि संजू वैभव के कंधे पर मारकर वहां से भागते हुए बोली, लेकिन मुझे पड़ता है। वैभव घूरकर संजू को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने तेज को देखा। उसने खुद से कहा, इसके भाइयों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन सब लोग वापस जा रहे थे, लेकिन हंसराज जी को इशिका से कुछ कहना था। रंजीत ने हंसराज जी से कहा, आपको प्रिंसेस से क्या कहना है? हंसराज जी ने रंजीत से कहा, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। रंजीत ने कहा, ऐसे कैसे नहीं है? मैं उसका अंकल हूँ, मुझे हर बात जानने की ज़रूरत है। उनकी फिर से कोई बहस आगे बढ़ पाती कि इशिका ने हंसराज जी से कहा, कहिए दादाजी, आपको क्या कहना है? हंसराज जी मुस्कुराते हुए इशिका से बोले, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि शिवांश की बेटी मेरे परिवार की बहू बनने जा रही है और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे अफसोस है कि शिवांश इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है ये देखकर बहुत खुश होगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी शिवांश की तरह एजेंसी ज्वाइन क्यों नहीं करती। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए थे, लेकिन रंजीत की आंखें छोटी हो गई थी। जाहिर है वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन मुकेश जरूर खुश हो गए थे। आखिर वो चाहते थे कि इशिका भी शिवांश की तरह ही बने और उन्हीं की तरह ही एक काबिल ऑफिसर बने। हंसराज जी ने आगे इशिका से कहा, तुम शिवांश की बेटी हो जो एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक काबिल एजेंट भी था। उसने अकेले ही काफ़ी सारे मिशन किए थे और तुम उसी ऑफिसर की बेटी हो। तुम सच में बहुत काबिल हो, जिसकी काबिलियत हम खुद देख चुके हैं। इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। शिवांश को भी इससे बहुत खुशी मिलेगी। क्या सोचती हो? हंसराज जी की बात इशिका शांति से सुन रही थी। उसने आरव को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे वो जानता हो कि उसके मन में क्या है और वो उसका पूरा सम्मान भी करता हो। इशिका ने रंजीत को देखा, जो आंखों से ही नामे इशारे कर रहे थे। ये हसनराज जी ने भी देख लिया था। उन्होंने रंजीत को डांटते हुए कहा, रंजीत, तुम्हें नहीं लगता कि इशिका बेटा की काबिलियत अच्छे कामों में काम आनी चाहिए? तुम नहीं चाहते इशिका बेटा शिवांश की तरह बने? इस बार उनकी डांट सख्ती से भरी हुई थी, जिस वजह से वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना मुंह जरूर बना लिया था। इशिका ने हंसराज जी से कहा, दादाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। ये सुनकर हंसराज जी मुस्कुराने लगे, लेकिन आगे जैसे जैसे वो इशिका की बातें सुनते गए उनकी मुस्कान फीकी पड़ती गई। इशिका ने आगे कहा, लेकिन दादाजी, मैं ऐसा नहीं चाहती।
हंसराज जी ने कहा, लेकिन क्यों इशिका, क्या तुम नहीं चाहती शिवांश की तरह बनना? क्या तुम अंडरवर्ल्ड की डार्क क्वीन बनकर खुश थी? क्या तुम्हें उन चितेश और उन सब कमीनों जैसा बनना है? तुम्हें शिवांश की तरह बनना चाहिए। तुम खुद सोचो शिवांश को कितनी खुशी मिलेगी। उनकी इस बात पर इशिका कुछ पल शांत रही, फिर उसने सामने लगी शिवांश की एक बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए कहा, डेडा जैसा बनना कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी उनके जैसी बन नहीं सकती। इतना कहकर उसने आरव को देखते हुए कहा, और ना ही कभी मेजर साहब जैसी। फिर वो हंसराज जी को देखते हुए बोली, मुझे आप डार्क क्वीन कहिए या फिर MS कहिए, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ या जैसी थी, बस इशिका सिंह हूँ। फिर वो कुछ पल रुककर हंसराज जी की आंखों में देखते हुए बोली, दादाजी मुझे ना तो डेडा जैसा बनना है और ना ही उन लोगों जैसा बनना है। इशिका की बात सुनकर हंसराज जी चौंक गए। वो कुछ कहते कि इशिका ने ही शिवांश की तस्वीर को देखते हुए आगे मुस्कुराकर कहा, हाँ सही सुना आपने, मुझे डेडा जैसा इतना ईमानदार नहीं बनना जो सिर्फ अपने एक फर्ज के लिए अपनी सारी खुशियों को, अपने परिवार को कुर्बान कर दे। फिर वो हंसराज जी को देखते हुए बोली, और ना ही मुझे उन लोगों की तरह इतना बुरा बनना है जो सिर्फ अपने लिए अनेकों परिवारों को खत्म कर दे, भोले भाले लोगों को मार दे। मुझे इनमें से किसी की तरह नहीं बनना। दादाजी मैं इशिका सिंह हूँ, जैसी भी हूँ, अजीब हूँ, काबिल हूँ, खतरनाक हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे वैसी ही रहने दीजिए। और कौन कहता है कि अच्छे काम, दूसरों का भला सिर्फ सही रास्ते पर चलकर ही हो सकता है? इशिका की आंखों और इशिका की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर हंसराज जी ने कहा, तुम अंडरवर्ल्ड को तो छोड़ चुकी हो ना? हंसराज जी की बात सुनकर सब लोग इशिका को देखने लगे। ताहिरी भी इशिका को देख रही थी। हंसराज जी की बात का इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, आपको अब जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी, आपको बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी होगी ना। इतना कहकर वो पलटी। उसने आरव को देखा, जिसकी नज़र तो कब से उसी पर थी। इशिका आरव को देखकर मुस्कुराकर बोली, जल्दी आइएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। हंसराज जी इशिका को जाते हुए देखते रहे। उन्हें ना तो इशिका की बातों का कोई मतलब समझ आया और ना ही उसके मन में चल रहे किसी भी बात को वो जान पाए। उन्होंने आरव को देखा। आरव ने हल्का सा मुस्कुराकर हंसराज जी से कहा, चलिए दादाजी। इतना कहकर वो बाहर चला गया। हंसराज जी ने रंजीत को देखा, जो उन्हें ही देखकर एक टेढ़ी स्माइल कर रहे थे। ये देखकर हंसराज जी फिर से चिढ़ गए। वो उन्हें घूरते हुए चले गए। सुमन काकी, मालिनी जी और मिसेस मेहरा को विदा किया। रोशनी ताहिरी से बात करने लगी हुई थी। ये देखकर तेज ने उनके पास जाकर रोशनी का हाथ पकड़कर ताहिरी से कहा, डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी बीवी पर कम और अपने होने वाले पति पर ध्यान देना चाहिए। ताहिरी ने रोनित को देखा, जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर ताहिरी ने सबसे बचकर उसे आंख मार दी। ये देखकर रोनित हड़बड़ा गया और ताहिरी हंसने लगी। संजू जाते जाते किसी को देखना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ हर जगह अपनी नज़रें दौड़ा रही थी और आखिर में उसे वैभव दिखाई भी दे गया था। वैभव को देखते ही संजू खुश हो गई थी और संजू के चेहरे पर मुस्कान देख वैभव खुश हो गया था, इतना कि वो बिना किसी और को देखे सीधा संजू के पास जाने लगा। और ये देखकर संजू की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपना नामे सर हिलाया। ये देखकर वैभव के कदम रुक गए और वो घूरकर संजू को देखने लगा। संजू ने धीरे से अपने बालों में फेरते हुए अपने परिवार की तरफ इशारा किया। संजू नहीं चाहती थी कि वैभव उनके सामने उससे मिले, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि कहीं आरव गुस्सा ना हो जाए। वो जानती थी कि आरव उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि वो उसकी खुशी और उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी पहली जैसी छवि बाकी सबके मन में वैभव के लिए थी, वो अभी भी हो सकती है और उसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उसकी वजह से वैभव को कुछ भी गलत बोला जाए। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वैभव उसके भाइयों के सामने उससे मिले, और ये वैभव भी बहुत अच्छे से जानता था, तभी वो कल चोरी छुपे उससे मिला था। वो घूरकर संजू को देख रहा था। वैभव को गुस्सा होते देख संजू ने अपने मासूम चेहरे का इस्तेमाल किया और अपने होठों का पाउडर बनाकर वैभव को मनाने लगी, जिससे ना चाहते हुए भी वैभव के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। 1 महीने बाद ताहिरी की शादी का दिन। इशिका का पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। इशिका और ताहिरी के हर दोस्त वहां आए हुए थे, यहाँ तक कि पायल और आर्य भी। उनकी शादी पूरी तरह से ही इंडियन कल्चर के हिसाब से ही होने वाली थी। यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी हो चुका था, जो सुमन काकी और एरिना ने मिलकर किया था। रोनित ने डार्क महरूम शेरवानी डाल रखी थी। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सिर्फ वही ही नहीं, बाकी सब भी एक से बढ़कर एक थे। रोनित के चेहरे की चमक कुछ और ही थे। आखिर वो आज बहुत खुश था। फिलहाल सुमन काकी रोनित से कुछ रस्म करवाने में बिजी थी, इसलिए रोनित भी बिजी था। वही एरिना अपने हाथ में कुछ सामान लेकर जा रही थी, तभी सामने से कोई आकर उससे टकरा गया। एरिना ने उसे संभालते हुए उसे देखा तो वो चिढ़ते हुए बोली, क्या ताही, कुछ देर में तुम्हारे फेरे होने वाले हैं और तुम यहाँ भाग रही हो, वो भी ऐसे कपड़ों में। इतना कहकर उसने ताहिरी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसका लहंगा रोनित की शेरवानी से पूरी तरह से मेल खा रहा था। आखिर ये लहंगा उसकी होने वाली सास की पसंद थी। वो चाहती थी कि ताहिरी वही पहने, और इशिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो ताहिरी के इससे भी बेस्ट चुनती। लेकिन सुमन काकी ने इशिका को समझा दिया था, तो उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया।
ताहिरी बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसकी गहरी काली आंखें खुशी से भरी हुई थी। उसने पैरों में भी काफ़ी ऊंची हिल्स पहन रखी थी, फिर भी वो उन्हें पहनकर यहाँ से वहाँ भाग रही थी। ताहिरी ने एरिना के कंधों को पकड़ते हुए पूछा, तुमने इशिका को देखा? ये सुनकर एरिना ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मैंने उन्हें काफ़ी वक्त से नहीं देखा, क्या हुआ? ताहिरी ने अपना मुंह बनाते हुए अपने लहंगे को ऊपर उठाते हुए कहा, देखो ना, मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन इशिका एक बार भी मुझे देखने नहीं आई है और ना ही मुझे दिखाई दी है। तभी वहाँ सुमन काकी आ गई। उन्होंने ताहिरी को वहाँ देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़की भी ना आज के दिन भी एक जगह नहीं रुक रही। इतना कहकर वो ताहिरी के पास गई और उसके सर पर रखे दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा, ताही बेटा, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम्हें अंदर आराम से रूम में बैठना चाहिए, कुछ देर में तुम्हें बुलाया जाएगा, लेकिन तुम तो पहले ही यहाँ से वहाँ भाग रही हो। कुछ ही देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ये क्या बचपना है? मैंने तुमसे कहा था रूम से मत निकलना। ताहिरी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या काकी, आप आज के दिन भी मुझे डांट रही है? और मैं भी नहीं भागना चाहती, ये सब आपकी प्रिंसेस की वजह से हो रहा है। वो एक बार भी मुझे देखने नहीं आई है। सुमन काकी ताहिरी का हाथ पकड़कर परेशानी से उसे ले जाते हुए बोली, चलो वापस रूम में। ताहिरी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पहले मुझे इशिका को तो ढूंढने दीजिए। सुमन काकी ताहिरी से तंग आ चुकी थी, आखिर वो कभी उनकी बात सुनती क्यों नहीं थी। सुमन काकी परेशान होते हुए एरिना से बोली, एरी, इसे अंदर ले जाने में मदद करो, लगता है दुल्हन ये नहीं हम है, बस ये तैयार दुल्हन की तरह हुई है। एरिना ने हंसकर ताहिरी को पकड़ लिया। ताहिरी बोली, अरे बॉस को तो देखने दो। सुमन काकी उसे खींचकर ले जाते हुए बोली, प्रिंसेस अभी बिजी होगी, तुम चलो मेरे साथ। ताहिरी ने अपना मुंह फुला लिया था। सुमन काकी ताहिरी को रूम में ले जाकर उसे बिठाते हुए बोली, अब यहाँ शांति से बैठी रहो, थोड़ा तो दुल्हन की तरह पेश आओ। इतना कहकर वो अपने साथ लाई हुई मिर्ची से ताहिरी की ऊपर से लेकर नीचे तक नज़र उतारते हुए बोली, सारी बुरी नज़रें तुमसे दूर रहें, अब तुम्हारी नज़र उतार दी है, अब तुम्हें बुरी नज़रों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एरिना ने हंसते हुए कहा, आप शायद गलत कह रही है, ये बैड नज़रों से नहीं बल्कि बैड नज़रें इससे डरती है। ये सुनकर ताहिरी हंस दी। तभी वहाँ पर इशिका आ गई। इशिका को देखकर ताहिरी पहले खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो अपना चेहरा फेर कर बैठ गई। ये देखकर इशिका की एक आई बरो उठ गई। इशिका ने ज़्यादा कुछ नहीं, एक रेड कलर की बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बालों का बन बना हुआ, उसके चेहरे पर बस हल्का सा मेकअप था। उसने ताहिरी को देखा, फिर उसने सुमन काकी को देखा। सुमन काकी ने कहा, प्रिंसेस, आप पहले इसे देखने नहीं आए इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही है, लेकिन अभी खुद ही आपको खुद को दिखाने के लिए बाहर भाग रही थी। बहुत मुश्किल से एक जगह बिठाया है इसे, मैं तो कहती हूँ कुछ देर के लिए इसके आसपास कुछ गार्ड्स को छोड़ दीजिए ताकि ये कहीं जा ना पाएं। सुमन काकी की बात सुनकर ताहिरी ने कहा, काकी प्लीज़ इसे आइडिया मत दीजिए आप, मुझे इसके वो खड़ूस गार्ड्स अपने आसपास नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने इशिका को देखकर अपना मुंह बना लिया। इशिका उसके पास गई तो ताहिरी दूसरी तरफ मुड़ गई। इशिका एक गहीर सांस लेकर दूसरी तरफ गई तो ताहिरी फिर से मुड़ने की कोशिश करने लगी कि इस बार इशिका ने कड़क आवाज में कहा, ताहिरी। इशिका की कड़क आवाज सुनकर ताहिरी वापस इशिका की ही तरफ मुड़ गई। इशिका ने उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। ताहिरी अपने होठों का पाउट बनाकर उसे देखने लगी। इशिका ने बस अपना सर हिला दिया। ये देखकर ताहिरी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या बस इतना ही? हर कोई मेरी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा और तूने बस अपना सर हिलाया, कम से कम आज के दिन मेरी तारीफ में 2 शब्द ही कह दें। इशिका ने पूछा, क्यों, आज ऐसा क्या है? जहाँ तक मुझे पता है आज के दिन तुमने कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर ताहिरी इशिका की ओर इशारा करके सुमन काकी से बोली, देखा देखा, इस हिटलर को अगर इसका बस चले तो ये मेरे फेरों पर भी मुझसे काम कराएं, हिटलर कहीं की। इशिका ने उसे घूर कर देखा। वही सुमन काकी इशिका को देखती तो कभी ताहिरी को देखती। सुमन काकी ने इशिका को देखते हुए अपने मन में कहा, आप अभी तक ये नहीं जानती कि ताही आपसे दूर जाएगी, वो अब से आपके साथ नहीं रहेगी, आपको अभी ही बता देती हूँ। वो इशिका से कहने ही जा रही थी कि डोर पर नोक हुआ। एरिना ने डोर खोला तो सबसे पहले अंदर कूदती हुई संजू आई, फिर उसके पीछे सौरभ, रोहन, अमित, तेज सब लोग आ गए। सौरभ ने ताहिरी को देखते हुए कहा, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तेज ने ताहिरी को देखते हुए कहा, ताही आज तो तुम्हारा हुलिया ही चेंज है। ताहिरी ने हंसते हुए कहा, आप सब भी अच्छे लग रहे हैं। वो सब ताहिरी के पास घेरा बनाकर बैठ गए। तभी वहां पर वासु आ गया जिसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी। आखिर वो वसुयंत सिंह था और उसकी दी ताहिदी की शादी थी। वो सबको साइड हटाते हुए बोला, हटो हटो, ये मेरी ताहिदी है, आप सब की वजह से उनका मेकअप खराब हो जाएगा। संजू ने अपनी कमर पर हाथ रखकर वासु को घूरते हुए कहा, ये तुम्हारी दी थी, लेकिन अब ये हमारी भाभी है, समझे। वासु ने संजू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, ओ तो तुम भी आई हो, वो क्या है ना, तुम इतनी छोटी हो कि मुझे दिखाई नहीं दी। संजू ने अपने पैर जमीन पर पटकते हुए वासु को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम। वासु ने एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, हाँ तुम।
सुमन काकी ने वासु से कहा, वासु बाबा ऐसे नहीं कहते, संजू बेटा बाराती है, आपको उनका स्वागत करना चाहिए। ये सुनकर संजू अकड़ से वासु को देखने लगी। वासु ने चिढ़ते हुए खुद से कहा, इसका स्वागत कौन करेगा जो हमेशा मेरी दी को मुझसे छीनने की कोशिश करती रहती है। संजू ने एक अकड़ वाली स्माइल करते हुए कहा, इसलिए क्योंकि तुम्हारी दोनों दी मेरी भाभी बनने वाली है तो इस हिसाब से अब उन पर हक तुमसे ज़्यादा मेरा होगा। वासु ने संजू को घूरते हुए कहा, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? संजू ने भी उसे घूरते हुए कहा, ऐसा मेरी किताब में लिखा है। वासु आगे कहने ही जा रहा था कि तेज उनके बीच आते हुए बोला, अरे बस करो, तुम दोनों तो मुझसे भी आगे निकल गए। वासु और संजू ने एक साथ तेज को देखते हुए कहा, आप तो रहने ही दो तेजू भाई। उन दोनों को देखकर सब हंस दिए। कुछ देर बाद ताहिरी और रोनित मंडप में बैठे थे। दोनों के चेहरे देखने लायक थे, दोनों ही साथ में सबसे बेस्ट लग रहे थे। दोनों की एक लंबी सी मुस्कान उनकी खुशी बयान कर रही थी। ताहिरी ने रोनित को देखा, वो अनजाने में ही एक बार उससे टकराई थी और उसी वक्त एक बार के टकराने ने ही उसकी किस्मत को रोनित की किस्मत से जोड़ दिया था। वो पहली बार में देखते ही उसका क्रश बन गया और फिर वो कब बेपनाह में प्यार में बदल गया उसे इसका पता तक नहीं लगा और उस प्यार ने उसे आज इस शादी के मंडप तक पहुंचा दिया। उसने तो कभी ये सब ख्वाब तक नहीं देखे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जो हम सोचते नहीं है वही हमारी ज़िंदगी में हो जाता है। और यही रोनित ताहिरी के साथ हुआ, जिन्होंने कभी प्यार करने के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने कभी किसी रिलेशनशिप के बारे में तक नहीं सोचा, जिन्होंने कभी प्यार के ख्वाब नहीं देखे, जिन्होंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, उनकी किस्मत ने अपने आप उन्हें खुद से मिला दिया और प्यार से मिला दिया। चाहे उसमें जुदाई थी, दर्द था, इंतर्जा था, दूरियां थी, फिर भी उनका प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी एक पल के लिए भी नहीं बदला। उन्होंने हमेशा एक दूसरे पर यकीन किया, एक दूसरे को समझा, तभी वो आज यहाँ तक पहुँच पाए। ताहिरी ने कभी भी इन सब चीज़ों में सोचा नहीं और वही आज उसके साथ हो रहा था। ताहिरी सामने जलती हुई अग्नि को देखकर ये सब सोचे जा रही थी। सोचते सोचते खुशी से उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने सामने इशिका को देखा जो उसे ही देख रही थी। इशिका को देखकर ताहिरी मुस्कुरा दी। उसने इशिका को देखते हुए अपने मन में कहा, मेरी इन सब खुशियों की वजह इशिका सिर्फ तू है। तभी रोनित ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ताहिरी ने रोनित को देखा जिसका चेहरा उसकी आंखें देखकर नम हो चला था। रोनित के सीरियस चेहरे को देखकर ताहिरी ने दूसरे हाथ से अपनी नम पलकें पोंछते हुए हंसते हुए कहा, स्वीट से खड़ूस मत बनिए, ये बस खुशी के आंसू है। रोनित ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं आएगा, चाहे वो खुशी के ही क्यों ना हो। ताहिरी रोते रोते हंस दी। तभी वहां पर वासु आ गया और अपने रुमाल से ताहिरी के आंसू पोंछते हुए रोनित से बोला, आप मेरी दी को क्यों रुला रहे हैं? रोनित ने ताहिरी को देखते हुए वासु से कहा, माफ़ कर देना, ये बस आखिरी बार है जब तुम्हारी ताहिदी की आंखों में आंसू है। वासु ने कहा, अच्छा है फिर तो, नहीं तो आप देख लेना, आपका सामना फिर सीधा किससे होगा ये आप जानते हैं। रोनित ने इशिका को देखते हुए हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वासु ने अपना सर हिलाया। तभी ताहिरी ने उसके कान खींचते हुए कहा, बच्चू तुम यहाँ किस लिए आए हो? वासु अपने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, दी मैंने आपको रोते हुए देखा इसलिए आपको अपना हेंकी देने आया हूँ। ताहिरी ने और जोर से उसके कान को मोड़ते हुए कहा, बच्चू तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, तुम्हें मैंने ही बड़ा किया है, अब बताओ। वासु ने अपने कान को सहलाते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए ताहिरी के कान के पास जाकर कहा, दी रोनी जीजू के जूते कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर ताहिरी ने फटाफट रोनित से पूछा, आपके जूते कहाँ हैं? रोनित ने कहा, वो तो गुड़िया लेकर गई है। ये सुनकर वासु ने कहा, तभी तो दिखाई नहीं दे रहे, अब मुझे उन्हें ढूंढना होगा, वो इतनी आसानी से तो देने से रहे। ताहिरी ने कहा, हाँ सही कहा, चलो ढूंढने चलते हैं, मजा आएगा। इतना कहकर वो उठने जा रही थी कि वासु उसे बिठाते हुए कहा, अरे दी क्या कर रही हो, आपकी शादी है मेरी नहीं है, भूल गई क्या? मंडप में है आप? ताहिरी एक फीकी हंसी हंस दी। वासु सीधा संजू और बाकी सबके पास गया तो जूते वही सामने रखे थे, लेकिन उनके आसपास संजू, रोहन, सौरभ, अमित, यहाँ तक कि तेज भी उनकी रखवाली के लिए वहाँ मौजूद थे। वासु ने तेज से कहा, तेजू भाई आप मेरी साइड नहीं हो, मुझे लगा कि आप तो कम से कम हमारी साइड हो। तेज ने कहा, सॉरी छोटे, लेकिन मैं लड़कों वालों की तरफ से हूँ और जो तुम्हारी ये नज़रें जूतों पर है इन्हें हटा लो। वासु ने चिढ़ते हुए संजू को देखा जो उसे ही चिढ़ा रही थी। ये देखकर वो और चिढ़ गया। कुछ देर बाद कन्यादान के लिए किसी को बुलाया गया। ताहिरी चाहती थी कि इशिका ही ऐसा करे, लेकिन इशिका ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मुकेश और सुमन काकी को कहा, जो खुशी खुशी ताहिरी का कन्यादान करने चले। आखिर उन्होंने ताहिरी को बिल्कुल अपनी बेटी माना था। वही वासु को जब कैसे भी करके जूते नहीं मिले तो वो आखिर में इशिका के पास गया और कहा, दी देखो ना, ये लोग रोनित जीजू के जूते नहीं दे रहे। इशिका ने वासु को देखते हुए कहा, तुम्हें उनके जूते की क्या जरूरत है? ये सुनकर वासु ने अपना सर पीट लिया। रोशनी जो इशिका के साइड ही बैठी थी, उसने इशिका से कहा, ये जूते चुराई की रस्म होती है, लड़के वालों और लड़की वालों में जो आखिर में दूल्हे को जूते पहनाता है उन्हें नेक मिलता है। ये सुनकर इशिका ने अपना सर हिलाया।
फिर उसने वासु से कहा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये सुनकर रोशनी इशिका को देखने लगी। वासु ने रोशनी को देखते हुए कहा, मैं इनकी भाषा में इन्हें समझाता हूँ। इतना कहकर वो इशिका से बोला, दी ये सिर्फ रस्म और नेक के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी हार जीत का भी सवाल है। ये सुनकर इशिका ने कहा, कैसे? वासु ने कहा, दी देखो, अगर उन्होंने जूते पहनाए तो लड़के वाले जीत जाएंगे और हम लड़की वाले हार जाएंगे। अगर लड़की वाले हारे तो आप हारी। ये सिर्फ लड़की वालों की हार नहीं बल्कि इशिका सिंह की हार होगी। इशिका सिंह की सोचिए ज़रा, क्या इशिका सिंह कभी हारी है? ये सुनकर इशिका सोचने लगी, वो कैसे हार सकती थी। उसने अपनी सीट पर से उठते हुए कहा, सिर्फ जूतों की वजह से इशिका सिंह हार जाएं ये नामुमकिन है। वासु ने इशिका को मोटिवेट करते हुए कहा, बिल्कुल दी, देखो उन लोगों के पास है वही रखे है। इतना कहकर उसने अपनी उंगली से संजू और उसकी गैंग की तरफ इशारा किया। इशिका सीधा संजू और उसकी गैंग के पास गई। इशिका को देखकर संजू खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, इशिका दी। इशिका ने एक नज़र उसे देखकर वहां रखे जूतों को देखा जिसे हर किसी ने देख लिया था। इशिका ने सीधा जाकर वो जूते उठा लिए। ये देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। सौरभ जल्दी से आगे आते हुए बोला, आप इन्हें ऐसे ही नहीं ले जा सकती। रोहन भी आगे आते हुए बोला, सौरभ ने सही कहा, ये आपको नहीं मिल सकते, आप इन्हें वापस दीजिए, नहीं तो हमें आपस छीनने पड़ेंगे। उन दोनों की बात सुनकर इशिका ने अपनी नज़रें उन दोनों के ऊपर की। इशिका की आंखें एकदम सख्त हो गई थी। अगर उन दोनों ने आगे एक शब्द भी निकाला तो उनकी खैर नहीं। इशिका की आंखों को ही देखकर दोनों ने अपनी बोलती बंद कर दी। ये देखकर अमित ने कहा, क्या तुम दोनों भी लड़की वालों से डर रहे हो? ये सुनकर अब इशिका ने अमित को देखा। इशिका को अपनी तरफ देखते देख अमित को वो इशिका का मारा वो मुक्का याद आ गया। उसे अभी तक याद था, पूरे दिन उसके एक गाल में दर्द रहा था। उसने जल्दी से अपने दोनों गाल पर हाथ रख लिए और पीछे हो गया। ये देखकर रोहन और सौरभ ने अपना नामे सर हिला दिया। संजू ने इशिका से कहा, दी आप इन्हें नहीं ले सकती, पहले हमने लिए थे। ये सुनकर इशिका ने संजू से आराम से कहा, लेकिन अब ये मेरे हुए, जाकर खाना खाओ। इतना कहकर उसने प्यार से संजू का सर सहला दिया और वहां से जूते लेकर जाने लगी। संजू ने अपना मुंह फुला लिया। वही तेज कुछ खाने के लिए गया था। वो जैसे ही वापस हुआ उसने ये सब देखा। वो जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी प्लेट को रोहन को पकड़ाकर इशिका के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, इशिका जी, आप ऐसे बच्चों को डराकर इन जूतों को यहाँ से नहीं ले जा सकती। हमने इन्हें पहले लिया था, आपने इन बच्चों को तो डरा दिया, लेकिन आप मुझे नहीं डरा सकती। तेज की बातें सुनकर पीछे रोहन अपने हाथों को बांधते हुए कहा, आखिर ये बच्चा किसे कह रहे हैं? हम 25-26 साल के नौजवान इन्हें बच्चे नजर आते हैं क्या? सौरभ ने कहा, उनकी बात भी सही है, हम भी तो अपनी ही उम्र की लड़की के सामने चुप हो गए। वही इशिका तेज की बातें इग्नोर करके उसके साइड से जा रही थी कि तेज दोबारा उसके सामने आ गया। इशिका समझ गई थी कि तेज इतनी आसानी से तो उसका पीछा छोड़ने से रहा। इशिका ने अपने हाथ में पकड़े जूतों को देखा और फिर तेज को देखा, जो किसी भी हालत में उन्हें लेने के लिए तैयार था। इशिका ने तेज को देखते हुए कहा, मेजर तेज, मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं तो 2 दिनों तक आपकी बीवी मेरे पास रहेगी। ये सुनकर तेज चौंक गया। उसने कहा, आप बार बार मेरी बीवी को बीच में क्यों लाती है, और आप ऐसा नहीं कर सकती। इशिका ने तेज को देखकर एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं। मेरे सिर्फ एक बार कहने की देर है, अगर अभी मेरे रास्ते से नहीं हटे तो कई दिनों तक अपनी बीवी के बगैर ही सोना। ये सुनकर तेज जल्दी से आसपास देखने लगा। वो काफ़ी चिढ़ चुका था। वो कुछ कहने जा रहा था कि वो रुक गया। वो अपने पैर पटक कर चिढ़ते हुए इशिका के आगे से हटते हुए बोला, जाए ले जाए, मेरे बब्बर शेर को तो पहले ही ले लिया और अब मेरी बीवी भी लेना चाहती है। इशिका ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना नामे सर हिलाकर वहां से चली गई। ये देखकर सब तेज के पास भागे। रोहन ने तेज से कहा, क्या हुआ भाई, हमें तो आप बड़ा बच्चा कह रहे थे, आप क्यों उन्हें नहीं रोक पाए? यही थी आपकी कोशिश? तेज ने कहा, हाँ मैं डर गया, बस अब ये सोचो वापस जूते कैसे मिलेंगे, वो भी शेरनी से। तेज की बात सुनकर सब सोचने लगे कि आखिर जूते कैसे पाएं। अमित ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों ना आरव भैया से मदद मांगे। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। ये देखकर उसने कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? रोहन उसके गले में अपनी बांह डालते हुए बोला, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे अच्छा आइडिया है। इशिका जी से सिर्फ भैया ही निपट सकते हैं, वही है जो अब हमें हमारा हक वापस दिलवाएंगे। तेज ने कहा, चलो शेर के पास चलते हैं ताकि वो अपनी शेरनी से हमें हमारा हक दिलवाएं। अंडस्को। सब लोगों ने अपना सर हिलाया। सब तभी वहां रोशनी आ गई। उसने संजू से कहा, गुड़िया मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। संजू ने अपना सर हिलाया और तेज बाकी सबसे कहा, देखिए मुझे ही रौनक भैया से नेक से चाहिए, अगर आपने मुझे जूते नहीं दिए तो देख लेना। ये सुनकर सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, आखिर वो उनकी इकलौती बहन थी, वो उसकी बात कैसे टाल सकते थे। तेज ने कहा, अरे हम हैं ना, हमें जूते जल्दी ही मिल जाएंगे। रोशनी ने तेज को देखते हुए उसे डांट कर कहा, अब आप खेलने मत लग जाना, कुछ काम में मदद करवा दीजिए, बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं। इतना कहकर वो संजू को लेकर चली गई।
वही सब लोग तेज पर हंसने लगे। तेज ने उन सबको देखते हुए कहा, अपने दांत दिखाना बंद करो, समझे, तुम सबका हाल भी कुछ वक्त बाद ऐसा ही होगा। ये सुनकर सबकी हंसी अपने आप बंद हो गई। वो फिर आरव को ढूंढते हुए बाहर जा पहुंचे। आरव कुछ आर्मी ऑफिसर के साथ बैठा था, जिनमें कुछ उनके साथी थे और कुछ रौनक के जूनियर्स थे। सब लोग उसके पास जाकर खड़े हो गए। आरव ने उन्हें देखा। तेज ने अपनी कमर पर हाथ रखकर टेबल पर रखी ड्रिंक्स को देखते हुए कहा, यहाँ तेरी शेरनी हमारे बच्चों को डराकर हमारे दोस्त के जूते ले गई और तुझे यहाँ पीने की पड़ी है। तेज की बात सुनकर सब तेज को घूरने लगे। रोहन ने चिढ़ते हुए कहा, भाई हम आपको कहाँ से बच्चे नजर आ रहे हैं। तेज ने उसे देखते हुए कहा, जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं हो जाते तब तक तुम बच्चे ही हो। अमित ने कहा, फिर तो आपके भी बच्चे नहीं हुए हैं अभी तक। ये सुनकर तेज उसे घूरने लगा। फिर वो उसे इग्नोर करके आरव को देखने लगा, जिसका आज सारा ध्यान सिर्फ पीने में था। तेज ने उसके हाथ से गिलास छीनते हुए कहा, क्या इशिका जी ये जानती है कि जब तू पिता है तो कब तक पिता रहता है। आरव ने वापस उसके हाथ से गिलास लेते हुए कहा, आज हमारे रोनी की शादी है। तेज ने वापस उसके हाथ से गिलास छीनते हुए कहा, तो अंदर जाकर हमारे रोनी की शादी क्यों नहीं देखता, और 2 दिन बाद तेरी भी है। अब कुछ कर जल्दी, नहीं तो हम हार जाएंगे। रोहन ने कहा, हाँ भाई आप कुछ करो, इशिका जी सिर्फ आपकी बात मानती है। ये सुनकर आरव हंसने लगा और सब एक दूसरे को देखने लगे। आरव ने रोहन को देखकर अपनी तरफ इशारा करते हुए हंसकर कहा, वो पागल लड़की मेरी बात मानती है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। आखिर इशिका ने कब उसकी कोई बात मानी थी। तेज ने उसके पास बैठकर कहा, देख चाहे बात ना मानती हो लेकिन उनका ध्यान तो सिर्फ तू ही खींच सकता है, तो अब यहाँ से उठ और हमारी मदद कर। तू क्या लड़के वालों को हराना चाहता है, हमें जितना है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आरव ने सर हिलाकर कहा, क्या हुआ था। रोहन ने उसे सारी बात बताई। आरव ने उन्हें देखते हुए कहा, पहले जाकर ये पता करो कि उन्होंने जूते कहाँ रखे हैं, मैं उससे मिलकर आता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए, उन्हें सिर्फ आरव से ही उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ शलीन और वासु इशिका मिलकर हंसे जा रहे थे। शलीन ने इशिका से कहा, दी आप तो कमाल हो, हमें बिना कुछ करे ही जूते मिल गए। इशिका ने कहा, इशिका सिंह को हराना नामुमकिन है। वासु ने कहा, अब पता चलेगा उस छोटी बच्ची को। शलीन ने कहा, तुम भी अभी छोटे हो। वासु ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं वैसे भी बहुत हैंडसम हूँ। इतना कहकर उसने अपने बालों में हाथ फेरा। तभी उसे आरव आता हुआ नजर आया। आरव को देखकर वासु की आंखें छोटी हो गई। इससे पहले अगर आरव आता तो उसे बहुत खुशी होती, लेकिन अब वो उनका मकसद जानता था। उसने जल्दी से इशिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, दी चलिए यहाँ से, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इशिका ने कहा, मुझे शादी देखने दो, तुम जाओ। वासु ने कहा, दी शादी लंबी चलने वाली है, कुछ ही टाइम का काम है, चलिए ना। शलीन ने वासु से पूछा, क्या काम है। वासु ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो। शलीन ने सामने देखा। आरवा को देखकर वो समझ गया। तब तक आरव इशिका के पास गया था। आरव को देखकर इशिका खुश हो गई। वासु ने जल्दी से इशिका के कान में कहा, दी संभल कर, ये आपसे पक्का जूते लेने आए हैं, याद रखना आपको हारना नहीं है। ये सुनकर इशिका की स्माइल गायब हो गई। उसने आरव को देखा। आरव ने एक बार वासु को देखा और फिर इशिका के पास बैठ गया। आरव ने इशिका को देखते हुए कहा, जूते कहाँ है। इशिका ने सामने देखते हुए कहा, मेजर साहब आप जानते हैं मुझे हारना नहीं पसंद, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती थी। आरव ने भी सामने रौनक ताहिरी को देखते हुए कहा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब चाहते हैं कि रोनी को जूते हमारी तरफ से ही पहनाए जाएं, इसलिए मुझे जूते दे दो। इशिका ने आरव को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको चाहिए तो आप ढूंढ लीजिए ना। आरव ने इशिका को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मतलब जूते नहीं दोगी। इशिका ने आरव को देखते हुए बड़ी शिद्दत से कहा, इसके बदले कुछ और दे सकती हूँ। आरव ने इशिका को देखा और दूसरी तरफ अपना चेहरा फेर कर हंस दिया। उसने फिर इशिका को देखते हुए कहा, जूते दे दो। इशिका ने कहा, आप ढूंढ लीजिए ना। आरव ने कहा, चैलेंज कर रही हो। इशिका ने कहा, आप यही समझ लीजिए। आरव ने अपना सर हिलाकर खुद से कहा, लगता है अब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगा। तभी उसे अमित और सौरभ दिखाई दिए। आरव उनके पास गया और पूछा, क्या पता चला। सौरभ ने अपना सरना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, जितना हो सकता था हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमें कहीं नहीं मिले। आरव ने इशिका को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद वासु और शलीन सबको जूते ढूंढते देख उनके मजे ले रहे थे। वासु ने इशिका से कहा, दी वो लोग सोच भी नहीं सकते कि आपने जूते कहाँ रखे हैं। इशिका ने सोचते हुए कहा, लेकिन मेजर साहब जरूर सोच सकते हैं। ये सुनकर शलीन और वासु एक दूसरे को देखने लगे। इशिका उठकर वहां से जाने लगी और उसके पीछे वासु शलीन भी। इशिका सीधा मालिनी जी के पास गई। इशिका ने उन्हें देखा तो मालिनी जी एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, इशिका बेटा, मैं मतलब मेरे पास अमित सौरभ आए थे, उन्होंने मुझे ऐसा बातों में फंसाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब आरव जूतियाँ। इतना कहकर वो चुप हो गई।
लेकिन वासु का चेहरा लटक चुका था। इशिका ने मालिनी जी से कहा, कोई बात नहीं, हम उन्हें वापस ढूंढ लेंगे। मालिनी जी ने कहा, मुझे माफ़ करना। मैं इशिका ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ जूते ही हैं, मैं अभी के अभी मेजर रोनित के लिए वैसे ही नए मंगवा सकती हूँ, इसलिए मुझे परवाह नहीं। इशिका की बात सुनकर मालिनी जी उसका चेहरा देखने लगी। वासु ने अपना मुंह फुलाते हुए मालिनी जी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लड़के वालों की तरफ से हो इसलिए आपने उन्हें जूते दे दिए। मालिनी जी हंसते हुए वासु से कहा, नहीं वासु बाबा, जो पहले मेरे पास आया मैं उसी की साइड थी और इशिका बेटा पहले आई थी, लेकिन ना जाने उन्हें कैसे पता चल गया कि जूते मेरे पास है। वासु ने इशिका से पूछा, दी अब क्या करें, अब उन्हें ढूंढना होगा, पता नहीं उनका दिमाग यहाँ तक कैसे पहुंचा कि हमने जूते उन्हीं की तरफ रखे हैं। इशिका ने शलीन से कुछ कहा। जी से सुनकर वासु तो खुश हो गया, लेकिन मालिनी जी ने इशिका से कहा, लेकिन इशिका ये तो चीटिंग हुई ना, तुम कैमरों में देखकर ये पता नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मालिनी जी की बात सुनकर इशिका रुक गई। शलीन ने कहा, दी आंटी सही कह रही है, हमें जूते चाहिए लेकिन चीटिंग से नहीं, उन्हें यही लगेगा कि ये आपकी जगह है, इसका आप फ़ायदा उठा रही है। इशिका ने सोचते हुए कहा, ठीक है फिर नए ही मंगवा लेते हैं। ये सुनकर सबने अपना सर पीट लिया। मालिनी जी इशिका को समझाते हुए कहा, इशिका बेटा इसमें तो कोई मजा नहीं आएगा, कुछ भी हो आरव ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जूते को पा लिया, तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। वासु ने परेशान हो हुए कहा, दी कुछ भी करो लेकिन जल्दी ही, हमें हारना नहीं है। इशिका ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है फिर जाओ ढूंढो। ये सुनकर वासु और शलीन जल्दी से भागे। मालिनी जी ने इशिका से कहा, तारांकन इशिका बेटा तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। इशिका मुस्कुरा दी। इशिका ने कहा, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जाओ, हारना मत, मैं चाहती हूँ इसमें तुम ही जीतो। इशिका ने उन्हें देखते हुए कहा, आपने कह दिया, अब तो जितना ही पड़ेगा। मालिनी जी ने हंसकर इशिका के गाल पर हाथ फेर दिया। वहीं दूसरी तरफ वासु परेशानी से यहाँ वहाँ जूते ढूंढ रहा था और साथ ही शलीन भी। वो दोनों वैभव और युवराज से हेल्प लेना चाहते थे, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे जिस वजह से उनके पास शादी तक देखने का टाइम नहीं था, तो जूते चुराने का टाइम कहाँ से मिलता। सारी तैयारी दोनों ने अपने ही नज़रों के सामने करवाई थी। वो दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ताहिरी की शादी में ज़रा सी भी कमी हो, इसलिए सब कुछ दोनों ने अपने हाथों में ले लिया था। वासु चेक कर ही रहा था कि उसे एक सिटी की आवाज़ सुनाई दी जो मुश्किल से बज रही थी। वासु समझ गया था कि वो कौन है। उसने घूरकर संजू की तरफ देखा जो सिटी बजाने की भरपूर कोशिश कर रही थी लेकिन ठीक से बज नहीं रही थी। उसने ये कोशिश छोड़कर अकड़ से अपने हाथों को बांधते हुए एक लंबी स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ मिस्टर वसुयंत सिंह, आप तो हारने वाले हैं और ये क्यूट लड़की जिसे आप बच्ची बोलते हैं वो जीतने वाली है। इतना कहकर वो वासु पर हंसकर वहां से चली गई और वासु गुस्से से लाल पीला हो गया। वो अब किसी से भी हारने के लिए तैयार था लेकिन संजू से नहीं। वो वापस जूतियां खोजने में लग गया। वहीं दूसरी तरफ आरव आराम से बैठा हुआ था। तेज उसी के साथ था, आखिर अब वो बेफिक्र था, अब जूते उनके हवाले थे। तेज ने गुलाब जामुन खाते हुए आरव से कहा, क्या दिमाग पाया है तूने, 1 सेकंड के अंदर तूने इशिका जी का दिमाग पढ़ लिया। कुछ देर पहले बाकी सबने जब आरव को बताया कि उन्हें जूते कहीं नहीं मिले तो आरव सोचने लगा। उसे सोचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसने सीधा शौरभ अमित से कहा कि वो सीधा मालिनी जी के पास जाएं, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ अब उससे ज़्यादा इशिका से प्यार करने लगी है तो वो कभी उन्हें जूते नहीं लेने देंगी। और ऐसा ही हुआ, उन दोनों ने बहुत आसानी से मालिनी का ध्यान भटका दिया और आरव ने वहाँ से जूते निकाल लिए। आरव ने इशिका की बातों को याद करते हुए कहा, हम अब वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। तेज को तभी इशिका आती हुई नजर आई, जिसे देखकर वो जल्दी से आरव से बोला, देख इशिका जी आ रही है, पहले ही बता रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए भूल जा कि वो तेरा प्यार है, उनके लिए अपना खड़ूसपन बनाए रख, सिर्फ कुछ देर के लिए, नहीं तो हमारी गुड़िया नाराज हो जाएगी। ये सुनकर आरव ने तेज को देखा। तेज ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, कठोर बनकर रह, हारना नहीं है। आरव ने कुछ नहीं कहा। इशिका आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। तेज ने सोफे पर एक जगह पर हाथ मारते हुए उसे साफ करते हुए कहा, यहाँ बैठिए ना इशिका जी, आप खड़ी कैसे है, यहाँ आइए। इशिका ने तेज को खा जाने वाली नज़रों से देखा क्योंकि तेज की आवाज़ चिढ़ाने वाली थी। इशिका ने उसे इग्नोर करके मुस्कुराते हुए आरव को देखा। ये देखकर तेज ने आरव के कानों में कहा, ये लड़कियों की चाल है, अपनी मुस्कान से तुझे पिघलाना चाहती है। इशिका ने उसकी बात सुन ली। उसने एक बार फिर तेज को घूर कर देखा, जिससे तेज यहाँ वहाँ देखने लगा। इशिका आरव से बोली, मेजर साहब आपने चीटिंग से ये जूते लिए हैं, आपने मालिनी आंटी को धोखा दिया। आरव ने कहा, मैंने माँ को धोखा नहीं दिया, बस तुमने बहुत कम सोचा, तुम्हें और ज़्यादा सोचना चाहिए था। इशिका ने आरव से सीधा कहा, मेजर साहब मुझे जूते दीजिए, आप जानते हैं मुझे हारना नहीं पसंद। आरव ने उसे देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ लेकिन मेरी गुड़िया को हारना नहीं है। इशिका ने कहा, वासु को भी नहीं हारना और मैं वासु को नाराज नहीं देख सकती। आरव ने कहा, और मैं अपनी गुड़िया को उदास नहीं देख सकता।
उनकी बात सुनकर तेज ने उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहा, दोनों बच्चों का नाम लेकर एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, मजे खुद लेने हैं और नाम बच्चों का बदनाम किया जा रहा है। इशिका ने आरव को देखते हुए कहा, मेजर साहब क्या आप मुझे जूते देना नहीं चाहते? इतना कहकर उसने ना चाहते हुए भी मासूम सूरत बना ली और अपनी खूबसूरत आंखों से आरव को देखने लगी। ये देखकर तेज की आंखें बड़ी हो गई। वही आरव को हंसी आ गई। उसने इशिका को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है लेकिन और खूबसूरत लग रही हो। आरव की बात सुनकर इशिका के एक्सप्रेशन पहले जैसे हो गए। उसने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, आप सच में मुझे जूते नहीं देना चाहते हैं? इशिका की आंखें आरव को बहुत पसंद थी, खास जब उन्हें खुशी, शरारत, सुकून और प्यार शामिल हो। वो उन्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता था। आरव ने मुस्कुराते हुए इशिका की आंखों को देखते हुए कहा, ढूंढ लो तुम। इशिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने हल्की नाराजगी के साथ आरव को देखा, फिर उसके दिमाग में कुछ आया। उसने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, शायद आप ये भूल रहे हैं 2 दिन बाद आपकी भी यही बारात आने वाली है, हो सकता है दुल्हन ही आपसे शादी ना करना चाहें। ये सुनकर तेज जो गुलाब जामुन खा रहा था वो उसके गले में फंस गया और आरव की स्माइल एक पल में गायब हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उसकी आंखें बेचैनी से भर गई थी, यहाँ तक कि चेहरे पर सख्ती आ गई थी। तेज ने आरव को देखा। इशिका ने आरव के चेहरे पर कठोरता को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप जल्दी से वहां से चली गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोबारा क्या कहें। तेज ने आरव को देखा और कहा, ओए दिल पर मत ले, तू उनकी बात नहीं मान रहा था ना, तो उन्होंने मजाक में कह दिया ताकि तू उन्हें जूतियां दे दे, उन्होंने ऐसा सिर्फ मजाक में कहा, जानता है ना तू। आरव ने बस अपना सर हिला दिया, लेकिन तेज जानता था कि आरव के लिए ये मजाक काफ़ी तकलीफ देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ शलीन वापस इशिका के पास आया और कहा, दी जूते हमें कहीं नहीं मिले, क्या आपको कुछ पता लगा? इशिका अब कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने शलीन को देखते हुए कहा, मान लो मिल ही गए। इतना कहकर इशिका सीधा मंडप की तरफ बढ़ गई। मंडप के पास ही अमित और सौरभ थे। जब उन्होंने इशिका को मंडप की तरफ आते हुए देखा तो सौरभ ने जल्दी से फ़ोन करके आरव और तेज को इन्फॉर्म किया। वही तेज आरव ने जैसे ही ये सुना तो दोनों भी सीधा मंडप की तरफ बढ़ गए। इशिका को देखकर ताहिरी खुश हो गई। इशिका भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन वो सीधा रोनित के पास चली गई। रोनित इशिका को देखकर समझ गया। इशिका ने रोनित से कहा, मुझे जूते दीजिए। रोनित ने हंसकर बिना कुछ कहे एक तरफ इशारा कर दिया। इशिका उस तरफ बढ़ गई। तब तक आरव और तेज भी वहां पहुंच चुके थे। सौरभ ने चिढ़ते हुए रोनित के पास जाकर कहा, भाई आपने उन्हें क्यों बताया? रोनित ने कहा, इशिका जी से भी अब मेरा रिश्ता है, सिर्फ तुमसे नहीं। इशिका ने जूते उठा लिए थे और उसी के सामने आकर आरव खड़ा हो गया था। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। इशिका ने अपने हाथ में पकड़े जूते को देखकर आरव से कहा, आपको थोड़ा और ज्यादा सोचना चाहिए था। आरव के चेहरे पर अब भी सख्ती ही थी, जिसका कारण इशिका अच्छे से जानती थी, लेकिन फिलहाल उसे जूते लेकर यहाँ से निकलना था। तेज ने चिल्लाते हुए कहा, ओए हमारी इज्जत का सवाल है। वासु ने भी चिल्लाते हुए इशिका से कहा, दी हमें ही जितना है। तेज ने घूरकर वासु को देखा और वासु ने भी घूरकर तेज को देखा। आरव इशिका की तरफ बढ़ा। ये देखकर इशिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मेजर साहब मैं आपसे कंपटीशन नहीं करना चाहती। आरव ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, फिर भी कर रही हो। आरव को अपनी तरफ आते हुए देखकर इशिका पीछे मुड़ी और सीधा भागने लगी। ये देखकर आरव भी बिना वक्त गंवाए इशिका के पीछे भागने लगा। इशिका ने हिल्स पहन रखी थी, फिर भी उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी। वो दोनों भागते भागते एक रूम में पहुंच गए थे। इशिका ने आरव को देखने के लिए पीछे मुड़ी की हिल्स की वजह से उसका एक पैर मुड़ गया, जिस वजह से इशिका गिरने लगी। वो गिरती उससे पहले ही आरव ने फौरन उसे पकड़ लिया। इशिका ने जल्दबाजी में आरव की गले में अपनी बाहें लपेट दी थी। आरव के हाथ इशिका की कमर को कसकर पकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इशिका को अब भी आरव की आंखों में बेचैनी नजर आ रही थी। इशिका ने आरव से दूर होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि आरव ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया। इशिका आरव की आंखों में देख रही थी। इशिका ने कहा, मेजर साहब। वो अपनी बात पूरी कर पाती कि आरव ने उसके होठों पर एक उंगली रख दी, जिससे इशिका कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। आरव ने इशिका की आंखों में देखते हुए सख्ती से पूछा, जब तुमने क्या कहा था? इशिका कुछ कहती कि आरव ने उसे और कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जानती हो ना हम दोनों ने कितना इंतजार किया है, फिर आखिर तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? इशिका को आरव की आंखों में तकलीफ दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान थी। आखिर उसने मजाक ही किया था। इशिका ने कहा, मेजर साहब मैं तो सिर्फ मजाक। आरव उसकी बात को काटते हुए बोला, मजाक तुम्हारे लिए ये मजाक है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें अब मैं मिल गया हूं तो तुम ऐसे मजाक कर सकती हो या मुझसे दूर हो सकती हो। आरव के चेहरे पर तकलीफ देख इशिका बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई और उसने आरव को कसकर पकड़ लिया।
आरव की आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद इशिका ने आरव के सीने से लगे हुए ही मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब आपका और मेरा इंतजार अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इशिका की ये बात सुनकर आरव की आंखें खुल गई। उसे अपनी पीठ पर इशिका की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस हुई। उसने इशिका का सर सहलाते हुए कहा, अगर नहीं हुआ तो जल्दी ही होगा। इशिका ने आरव को देखा और उसे एकटक देखने लगी। आरव को देखते देखते इशिका आरव के करीब होने लगी। ये देखकर आरव ने जल्दी से हंसकर उसका सर वापस अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर इशिका ने नाराजगी से आरव को देखा। आरव ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम थोड़ी और मेरे करीब हुई तो शायद मैं अब खुद पर काबू ना रख पाऊँ, और ये सही जगह नहीं है। आरव की बात सुनकर इशिका मुस्कुराने लगी। आरव ने प्यार से उसके माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया। आरव ने फिर इशिका को छोड़ते हुए कहा, जाओ सब इंतजार कर रहे हैं। इशिका ने अपने हाथ में पकड़े जूतों को देखकर आरव को देखते हुए कहा, आपको ये नहीं चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है एक बार तुमने ही कहा था कि मेरी जीत तुम्हारी जीत है और मेरी हार भी तुम्हारी हार है, वैसे ही तुम्हारी जीत मेरी जीत है। आरव की बात सुनकर इशिका मुस्कुराने लगी। वो जूतियों को लेकर वहां से जाने लगी कि वो बीच में रुककर पीछे मुड़कर आरव को देखते हुए बोली, मेजर साहब मुझे दुल्हन बनने का बेसब्री से इंतजार है। इतना कहकर वो चली गई। आरव मुस्कुराने लगा। वहीं बाहर जब लड़के वालों ने इशिका के हाथों में जूतों को देखा तो समझ गए कि वो हार गए। संजू का चेहरा लटक गया और वासु का चेहरा खिल गया। उसने इशिका के पास जाकर खुश होते हुए कहा, दी आप जीत गई। इशिका ने अपना सर हिला दिया। वही रंजीत ने ये देखते हुए अकड़ से कहा, आखिर इशिका सिंह बेटी किसकी है। दूर से आरव मुस्कुराते हुए इशिका को देख रहा था। तेज आरव के पास जाकर चिढ़ते हुए बोला, क्या यार तू हार गया और तब भी मुस्कुरा रहा है, मुझे यकीन नहीं होता तू फौजी एक लड़की से हार गया। आरव ने इशिका को देखते हुए कहा, किसने कहा मैं हार गया। आरव ने फिर इशिका की मुस्कान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसकी मुस्कान ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। वही इशिका ने जब संजू को उदास देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया और एक जूती वासु को देकर और दूसरी जूती संजू को देखते हुए कहा, अब दोनों ही मिलकर अपने भाई और अपने जीजू को शूज पहनाना। इशिका की बात सुनकर संजू भी खुश हो गई और वासु भी, उसे इससे कोई एतराज नहीं था। दोनों ही खुश होकर इशिका के गले लग गए। सब ये देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद ताहिरी रोनित के फेरे भी हो गए। उन दोनों ने 7 जन्मों की कस्में भी खा ली थी। रोनित ने ताहिरी की मांग भी भर दी और गले में अपने नाम का मंगलसूत्र भी पहना दिया। आखिर में उन दोनों की शादी संपन्न हुई। उन दोनों ने तो पहले से ही दूसरे को अपना मान लिया था, आज सामाजिक तौर भी वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे। कुछ रस्म होने के बाद संजू और वासु ने मिलकर खुशी खुशी रोनित को जूतियां पहनाई। रोनित ने मुस्कुराकर दोनों को उनका नेक दे दिया। सुमन काकी और मुकेश चाहते थे कि ताहिरी की विदाई कल हो, लेकिन मिस्टर मेहरा ने कहा कि उन्होंने पहले ही जाने का इंतजाम कर दिया है तो उन्हें कुछ देर में निकलना होगा। ये सुनकर इशिका को थोड़ा अजीब लगा। वो सीधा सुमन काकी के पास चली गई तो उन्होंने इशिका को विदाई का असल मतलब समझाया और कहा कि ताहिरी अब रोनित की पत्नी है, मेहरा परिवार की बहू है, तो उसे अब उनके साथ ही रहना होगा। ये सुनकर इशिका ने बिना सोचे समझे कह दिया, ताहिरी कहीं नहीं जाएगी। इशिका की बात सुनकर सुमन काकी ने आसपास देखा तो वहाँ कुछ लोग थे। सुमन काकी ने इशिका को समझाते हुए कहा, प्रिंसेस देखिए ये ताही की विदाई का समय है, उसे जाना तो होगा। इशिका ने उन्हें देखते हुए कहा, उसे क्यों कहीं जाना है, अगर वो चली गई तो मेरे साथ कौन रहेगा, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी है, मेजर रोनित यहाँ रह सकते हैं। इतना कहकर वो सीधा रोनित और ताहिरी के पास चली गई। सुमन काकी ने अपने सर पर हाथ रखा और वो जल्दी से इशिका के पीछे भागी। इशिका ने उन दोनों के पास जाकर ताहिरी को देखा जिसका चेहरा लटका हुआ था। उसने रोनित से कहा, मेजर रोनित आप ताहिरी को कहीं नहीं ले जा सकते, वो यही मेरे साथ रहेगी। इशिका की बात सुनकर ताहिरी का चेहरा खिल गया। रोनित ने उसे देखा तो ताहिरी ने तुरंत अपनी मुस्कान छुपा ली। इशिका की बात सुनकर मिसेस मेहरा ने इशिका से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है इशिका बेटा, ताहिरी बेटा की शादी अब हमारे रोनी से हो चुकी है, उसे अब रहना तो हमारे साथ ही होगा। इशिका ने ताहिरी को देखा, फिर मिसेस से कहा, ठीक है एक काम कीजिए, आप सब भी यही रहिए। इशिका की बात सुनकर सब हैरान हो गए। मिसेस मेहरा ने इशिका को समझाते हुए कहा, हम यहाँ कैसे रहते हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमें और हमारी बहू को हमारे घर में ही रहना होगा। इशिका ने उन्हें देखते हुए कहा, अगर आप इस घर में नहीं रहना चाहते तो मैं आपका घर यही बनवा दूंगी। इशिका की बात सुनकर मिसेस मेहरा को समझ नहीं आया, अब वो क्या बोले। उन्होंने ऐसी लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी, जिसे रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो उन सब की सब कुछ थी, ये उन्हें अब तक जरा सा भी समझ नहीं आया था। मालिनी जी ने इशिका के पास जाकर कहा, इशिका देखो हम जानते हैं कि तुम्हें ताहिरी के जाने का बहुत दुख है, आखिर वो तुम्हारी बहन जैसी है, लेकिन अब ताहिरी बेटा की शादी हो चुकी है, इसलिए ताहिरी को अब अपने पति यानी कि रोनित के साथ ही रहना होगा ना। इशिका को अब गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने खुद को शांत करते हुए रोनित से कहा, तो मेजर रोनित आप यही ताहिरी के साथ क्यों नहीं रहते, ताहिरी ही क्यों आपके साथ जाएं।
ये सुनकर रोनित ने शांति से इशिका से कहा, इशिका जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मिसेस मेहरा ने हैरानी से रोनित को देखा। रोनित ने फिर अपने परिवार को देखते हुए कहा, लेकिन जहां मेरा परिवार होगा वहीं मैं रहूंगा, मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रही है। फिर उसने ताहिरी को उदास चेहरे को देखते हुए कहा, और ताही भी, क्योंकि वो कभी आपसे अलग नहीं हुई। आप ऐसा क्यों सोचती है कि मेरे घर में रहने ताही आपसे दूर हो जाएगी? वैसे भी वो एक डॉक्टर है, इतना ही नहीं वो MS की पर्सनल असिस्टेंट भी है। ये उसका काम और फर्ज दोनों है, जिससे वो दूर नहीं रहेगी और ना मैं उसे दूर होने देगा। बस कुछ वक्त तक उसे मेरे साथ मेरे घर पर रहने दीजिए। रोनित की बात सुनकर जाहिर था रोनित की बात इशिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, या शायद वो इसे समझना ही नहीं चाहती थी। इशिका ने ताहिरी को देखते हुए रोनित से कहा, ठीक है, मैं इसे एक दिन भी छुट्टी नहीं दूंगी। अगर इसने एक दिन की भी छुट्टी ली तो मैं इसे निकाल दूंगी। इशिका की बात सुनकर ताहिरी का मुंह फूल गया। वो भी सच में इशिका से दूर नहीं रहना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही था कि रोनित उसके साथ यही रह जाए, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इशिका को कैसे समझाए। रोनित ने परेशानी से आरव को देखा। आरव ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने फिर रंजीत की तरफ देखा जो इशिका की तरफ ही बढ़ रहे थे। उन्होंने इशिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साइड में लेकर चले गए। इशिका ने घूर कर रंजीत को देखा। रंजीत ने भी इशिका को घूरते हुए कहा, प्रिंसेस ये क्या जिद है तुम्हारी? तुम ही थी जो रोनित ताहिरी की शादी के लिए तैयार हुई थी। इशिका ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो मुझसे दूर रहें इसकी इजाज़त मैंने उसे नहीं दी। रंजीत ने इशिका को समझाते हुए कहा, इशिका ये मत भूलो कि रोनित ताहिरी का प्यार भी है। क्या तुम उन दोनों को अलग रखना चाहती हो कि ताहिरी पहले की तरह ही रोती रहें? इशिका ने उन्हें गुस्से से देखा। रंजीत ने प्यार से इशिका का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, इशिका मैं जानता हूँ ताहिरी कभी भी तुमसे अलग नहीं रही। वो हमेशा हर पल तुम्हारे आसपास रही, तुम्हें प्रोटेक्ट करती रही। मुझे वो दिन भी अच्छे से याद है जब ताही की जिद पर ही तुमने उसे खुद से दूर कर दिया था। तुम हमेशा मायूस रहती थी उसके दूर होने पर, क्योंकि वो तुम्हारी पहली दोस्त थी जिसने अपनी जिद से तुमसे दोस्ती की। तुमसे ज़्यादा इस वक्त ताही दुखी है। जानती हो ताही की ज़िंदगी आज तक सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रही। उसने कभी भी तुम्हारे अलावा ना ही किसी और से दोस्ती की है और ना ही उसने तुम्हारे अलावा किसी को अपना परिवार माना है। लेकिन अब उसका भी अपना परिवार होगा, मेरा परिवार। तुम क्या चाहती हो? उसकी सारी ज़िंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहें और वो तुमसे दूर नहीं रहेगी। जानती हो ना? तो उसे अब उसकी ज़िंदगी जीने दो। कोई उसे तुमसे दूर नहीं कर रहा, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 2 दिन बाद तुम भी आरव के साथ रहोगी। ये सुनकर इशिका ने उन्हें देखा। रंजीत ने प्यार से इशिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने ताहिरी को दोस्त की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रखा, यहाँ तक कि तुम उसकी माँ और पिता तक बन गई। तुमने कभी उसे किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है इशिका, अब उसमें रोनित और उसका परिवार भी शामिल है। इशिका ने बस धीरे से अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद ताहिरी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो इशिका का हाथ नहीं छोड़ रही थी। इशिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जाओ अब। ताहिरी ने आंसुओं से भरी हुई आंखों से इशिका को देखा। इशिका ने उसे इग्नोर करके रोनित से कहा, मेजर रोनित ये थोड़ी लापरवाह है, इतना ही नहीं बल्कि ये बहुत कामचोर भी है। इशिका की बात सुनकर ताहिरी का रोते रोते मुंह बन गया। इशिका ने आगे कहा, इन सब के बावजूद भी आपको ताही जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे अपनों से बहुत प्यार है। ये उनके लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटती। ताहिरी इशिका को देखने लगी। इशिका ने आगे रोनित को देखते हुए सख्ती से कहा, आज के बाद अगर कभी आपकी वजह से इसकी आंखों में एक आंसू भी आया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन है। ताहिरी ने जल्दी से मुंह फुलाते हुए इशिका के हाथ को हिलाते हुए कहा, तुम मेरे हस्बैंड को ऐसे धमकी नहीं दे सकती। इशिका ने उसे देखते हुए से उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो। इशिका की डांट सुनकर ताहिरी चुप हो गई। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं शायद वैसा ख्याल ना रख पाऊं जैसा आप रखती है, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपसे बहरत रखने की कोशिश करूंगा। इशिका ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, सुनकर अच्छा लगा। इतना कहकर उसने बिना देखे ताहिरी का हाथ रोनित के हाथ में दे दिया। ताहिरी आंसू से भरी हुई आंखों से उसे देखने लगी। ताहिरी सबसे मिलने लगी। वो सुमन काकी और मुकेश के पास गई। उसने सुमन काकी के गले लगते हुए कहा, काकी आपने मेरा आज तक बहुत ध्यान रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन काकी ने ताहिरी के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी का ध्यान तो रखना पड़ता है। ताहिरी ने रोते हुए उनके आंसू पोंछते हुए कहा, आप क्यों रो रही हैं? मैं आपकी प्रिंसेस का पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। सुमन काकी ने ताहिरी के गाल को छूते हुए कहा, अब तुम्हें अपने पति का पीछा करने की जरूरत है, तुम उनका हमेशा साथ देना, वो तुम्हारा देंगे। ताहिरी ने अपना सर हिला दिया। मुकेश जी ने ताहिरी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे वो दिन अब तक याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। एक तुम ही थी जिसकी वजह से हर जगह रौनक रहती थी। अपना आगे ध्यान रखना और हो सके तो लड़ाई झगड़ों से अब दूर रहना, किसी को भी मत पीटना। ये सुनकर ताहिरी रोते रोते हंस दी वासु भी रो रहा था, जिसे ताहिरी ने शांत करवा दिया था। आखिर में वो युवराज और वैभव के पास गई।
उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों इशिका का ध्यान रखना, उसे प्रोटेक्ट करते रहना। अगर मैंने ज़रा सा भी सुना कि तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही की है तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। युवराज ताहिरी को गले से लगाते हुए बोला, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ही संभालना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर अपना काम संभालो, कंपनी का बहुत सारा काम तुम्हारे ऊपर है। ताहिरी रोते हुए उसके सीने पर मारते हुए बोली, मुझे कभी भी आराम मत करने देना, पहले ही वो हिटलर मुझे अपनी टीम से निकालना चाहती है। युवराज उसकी बात सुनकर हंस दिया। ताहिरी ने फिर जाकर वैभव को गले से लगा लिया। वैभव ने नम आंखों के साथ उसका सर सहलाते हुए कहा, युवराज ठीक कह रहा है, तुम्हें जल्दी ही आना होगा। ताहिरी ने रोते हुए ही हंसकर वैभव के कान के पास जाकर कहा, बिल्कुल नहीं, हनीमून के बाद ही आऊंगी। वैभव ने अफसोस से अपना नामे सर हिला दिया। युवराज ने रोनित से कहा, जैसे आपके लिए आपकी बहन संजना है वैसे ही हमारे लिए हमारी ताही है, इसलिए प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ताहिरी ने उन सबको देखते हुए कहा, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो इन्हें मेरा ध्यान रखने के लिए कह रहे हो। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया। कुछ देर बाद ताहिरी कार में थी। उसने खिड़की से बाहर अपना सर निकालते हुए चिल्लाकर इशिका को देखते हुए कहा, इशिका मेरे बिना दुल्हन मत बनियो। इशिका ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। मालिनी जी जाने से पहले इशिका के पास आए और उसका हाथ पकड़कर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर ले जाना है, मुझे सिर्फ तुम्हारी और आरव की खुशी चाहिए, मैं जल्द से जल्द तुम्हें आरव को एक साथ देखना चाहती हूँ, उस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इशिका बस मुस्कुरा दी। उसे सिर्फ आरव से ही ज़्यादा बात करना आता था, लोगों से घुलती मिलती वो आज भी नहीं थी। मालिनी जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। एक दिन बाद शाम के वक्त इशिका अपनी कुछ मीटिंग्स में लगी हुई थी, लेकिन सुमन काकी ने उसे और कुछ करने नहीं दिया और उसे अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए कहा। इशिका अपने हाथ में मेहंदी लगते हुए देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली मेहंदी थी जो उसके हाथों में लग रही थी। वासु पास बैठा खुश होते हुए इशिका की मेहंदी देख रहा था। इशिका को काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी खुश थी। आखिर कल उसके मेजर साहब से शादी होने वाली थी। कल वो सिर्फ उसके हो जाते, वो पहले से ही उसके ही थे, बस अब उन दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं आएगी। उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। इशिका और आरव की शादी का दिन। इशिका दुल्हन के रूप में पूरी तरह से तैयार थी। उसने डार्क रेड कलर का जोड़ा पहन रखा था जो उस पर खूब खिल रहा था। इशिका का पूरा 16 श्रृंगार 16 हो रखा था, उसमें एक चीज़ की कमी भी नहीं थी। माथे पर मांग टीका, नाक में नथ और बाकी चीज़ें वो उसमें हद से ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इतनी कि कोई अगर उसे एक बार देखे तो अपनी नज़रें उस पर से हटाना भूल जाएं, इतनी खूबसूरत लग रही थी। इशिका फिलहाल अपने मोम डेट की तस्वीर के सामने खड़ी थी और उन्हें एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी, लेकिन होठों पर एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान थी जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। इशिका ने उनकी तस्वीर को देखते हुए कहा, मम्मा डैड, मैं आपको अच्छी तो लग रही हूँ, जानते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस कदर होगी या मैं किसी को अपना भी पाऊंगी, लेकिन देखिए ना, आज मेरी शादी मेरे मेजर साहब से हो रही है। फिर वो शिवांश को देखते हुए कहा, जो आपकी तरह ही रियल हीरो है डैड, वैसे मुझे सिर्फ उनसे मतलब है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आज मेरा प्यार पूरा हो जाएगा, आज मैं पूरी हो जाऊंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे यकीन है मुझे खुश देखकर आप भी बहुत खुश होंगे। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसका सर नीचे हो गया था। उसकी आंखों में ठहरी नमी आंसुओं की बंद बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। उसने कुछ पल रुककर शिवांश और इशिकामा को देखते हुए कहा, अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके कुछ दूरी पर रंजीत खड़े थे जिनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिवंश और इशिकामा को देखते हुए कहा, आज हमारी प्रिंसेस की शादी है, तुम दोनों जहां भी हो बस वहीं से हमारी प्रिंसेस को ढेर सारा आशीर्वाद दे देना। जानते हो तुम दोनों, आज प्रिंसेस तुम दोनों को हद से ज़्यादा याद कर रही है। इतना कहकर उन्होंने शिवांश को देखते हुए कहा, खासकर तुझे मरे अकड़ू दोस्त, मैं कहता हूँ कि ये वक्त इतनी जल्दी बीत गया, हमारी प्रिंसेस इतनी जल्दी बड़ी हो गई, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए है, हमारी। इतना कहकर उन्होंने इशिका को देखते हुए कहा, हमारी प्रिंसेस के लिए नहीं, उसका वक्त कभी जल्दी नहीं बीता, उसे हर एक साल, हर एक इशिकाना, हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड याद है, उसने वो कैसे बिताएं ये सिर्फ वही जानती है। वक्त जल्दी खुशियों में बीतता है, दुखों में नहीं। खास कुछ चीज़ें हुई ना होती तो शायद आज सब कुछ बदला हुआ होता। उनके साइड में मुकेश ने खड़े होते हुए कहा, हाँ तुम कह रहे हो सब कुछ बदला हुआ होता और तुम हमारे साथ नहीं होते, कितना अच्छा होता। रंजीत ने घूर कर मुकेश को देखा तो मुकेश ने मुस्कुराते हुए इशिका को देखते हुए कहा, जरा ध्यान से देखो, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल इशिकामा मेम की तरह नहीं दिख रही जब उनकी शादी हुई थी। क्या कहते हो, कौन ज़्यादा खूबसूरत होगा। रंजीत ने उस दिन को याद किया जब इशिकामा दुल्हन बनी थी। उस टाइम इतना कुछ नहीं होता था तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। रंजीत ने उस टाइम को याद करते हुए कहा, उस टाइम पर हमारी इशिकामा से खूबसूरत कभी कोई और दुल्हन नहीं बनी होगी। फिर उन्होंने इशिका को देखते हुए कहा, और आज के टाइम पर हमारी प्रिंसेस के जितना खूबसूरत कोई दुल्हन नहीं लग सकती। इतना कहकर वो प्राउडली मुस्कुराने लगे। सुमन काकी ने अंदर आते हुए उन्हें देखते हुए कहा, शादी के दिन हर एक दुल्हन खूबसूरत होती है। इतना कहकर वो सीधा इशिका के पास चली गई। इशिका ने उन्हें देखा तो उसने अपनी आंखों में नमी को तुरंत ही छुपा लिया।
सुमन काकी ने इशिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए मुस्कुराकर कहा, प्रिंसेस आप तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, आपसे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही, सच में आपके जितनी खूबसूरत दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कहकर उन्होंने आगे बढ़कर इशिका का माथा बहुत प्यार से चूम लिया। इशिका एक चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, क्या आप मेरी नज़र नहीं उतारेगी? इशिका की बात सुनकर सुमन काकी जल्दी से नम आंखों के साथ बोली, हाँ जरूर, मैं बस अभी आए। इतना कहकर वो चली गई। रंजीत और मुकेश इशिका की तरफ बढ़ पाते कि कोई उन्हें बीच में से हटाकर सीधा इशिका की तरफ भागा। रंजीत ने संभलते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखा और मुकेश उसे देखकर मुस्कुरा दिए। वो कोई और नहीं बल्कि ताहिरी थी जो भागते भागते वहां आई थी। वो जोर जोर से हाँफ रही थी। वो इशिका के कंधे पर हाथ रखकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने एक बार अपने कंधे की तरफ देखा जिस पर ताहिरी ने हाथ रखा हुआ था। ताहिरी ने अपने सीने पर हाथ रखकर हौंफते हुए इशिका की ओर देखा तो वो फिर से सांस लेना भूल गई। वो एकटक इशिका को देखती रही, लेकिन जब उसकी नज़र इशिका की सख्त आंखों पर गई तो उसे सांस लेना याद आ गया। वो फिर से जोर जोर से हौंफने लगी। उसने देखा कि इशिका अभी भी उसे सख्त नज़रों से देख रही थी, तो उसने अपने हाथ को देखा जो उसके कंधे पर रखा था। उसने अपना हाथ नहीं हटाया बल्कि उसने इशिका के उसी कंधे को पकड़कर उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, इशिका मैंने तुझे बहुत मिस किया। इशिका ने हल्के से उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, शायद तुम सिर्फ कुछ घंटे ही दूर थी मुझसे। ताहिरी ने और कसकर इशिका को गले लगाते हुए कहा, हाँ लेकिन वो घंटे सदियों जैसे लग रहे थे। इशिका ने सोचते हुए कहा, लेकिन जब तुम अपने काम के लिए कई कई महीनों तक मुझसे दूर रहती तब तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। ताहिरी की मुस्कान चली गई। उसने इशिका का चेहरा देखते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी फिल्मी नहीं हो सकती? इशिका ने इस पर कुछ नहीं कहा। ताहिरी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, इशिका तू क्या लग रही है? फिर वो हल्के से इशिका के करीब होते हुए कहा, मैंने खडूस मेजर को देखा, जानती है वो क्या लग रहे हैं? वो तो तुझसे बढ़कर लग रहे हैं। ये सुनकर इशिका खुश हो गई। उसने फौरन ताहिरी को और देखा। ताहिरी हंसकर कहा, आज तो तेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। अगर तूने एक बार उन्हें देख लिया ना तो शायद तू किसी और इंसान को देखना ही नहीं चाहेगी। इशिका ने उसे देखते खुश होकर पूछा, क्या मेजर साहब आ गए? मैं उनसे मिलने जाती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी। ताहिरी उसे रोकती उससे पहले ही रंजीत इशिका को रोकते हुए कहा, अभी उनके आने में टाइम है। फिर वो अपना मुंह बनाते हुए बोले, आखिर उन हंसराज सिंघानिया को शो ऑफ नहीं करना है क्या? फिर उन्होंने अपना सर झटक कर इशिका के गाल को छूते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरी प्रिंसेस कितनी सुंदर लग रही है, आज किसी की नज़र ना लगे। इशिका ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा, मेजर साहब को आने में और कितनी देर लगेगी? उसकी बात सुनकर रंजीत की मुस्कान फीकी पड़ गई और ताहिरी मुकेश हंस दिए। रंजीत ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे मेजर साहब के दोस्त नाच गाना करते हुए आ रहे हैं, इसलिए उन्हें टाइम लग रहा है। फिक्र मत करो, वो जल्दी आ जाएंगे, तुम मुझसे बात करो। इशिका ने धीरे से अपना सर हिला दिया, लेकिन उसका ध्यान अब सारा अपने मेजर साहब की तरफ था। ताहिरी की बात सुनकर उसका दिल आरव को देखने के लिए मचलने लगा था। तभी वहां पर वासु आया। वो सीधा इशिका के पास जाकर खुश होते हुए कहा, दी मैंने आरव जीजू को देखा, वो सच में कमाल लग रहे हैं, शायद आपने उनका ये लुक पहले कभी नहीं देखा होगा। फिर वो इशिका का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं, आरव जीजू भी नहीं। वासु की बात सुनकर इशिका हल्के से मुस्कुरा दी। वासु ने शिवांश और इशिकामा की तस्वीर को देखते हुए कहा, मोमडेड आपको अब अपनी प्रिंसेस की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए अब आरव जीजू है, वो उनका गुस्सा बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। ये सुनकर इशिका उसे घूरने लगी और बाकी सब हंस दिए। ताहिरी ने वासु से कहा, ये तो तुमने सही कहा बच्चे, इस हिटलर का गुस्सा इस दुनिया में एक ही शख्स शांत कर सकता है। इशिका ने उन्हें देखते हुए कहा, मैंने कब गुस्सा किया? ये सुनकर सब मूर्ति बनकर इशिका को देखने लगे। वासु ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ आपने कभी गुस्सा नहीं किया, गुस्सा तो हम सब करते हैं। फिर वो शिवंश इशिकामा को देखते हुए कहा, देखा आप दोनों ने दी ऐसी ही है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं इन्हें समझा दूंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ बांधकर अपना सीना तानकर खड़ा हो गया। कुछ देर में सुमन काकी ने इशिका की भी नज़र उतार दी थी। कुछ देर बाद सबको आवाज़ सुनाई दी। इशिका ने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए, सुमन काकी फौरन उसे रोकते हुए बोली, प्रिंसेस अभी आपको नहीं जाना, आप कुछ देर और इंतजार कीजिए। इशिका उन्हें देखने लगी। सुमन काकी ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, प्रिंसेस आप दुल्हन है, आपका सीधा इस तरह जाना सही नहीं है, कुछ देर बस, फिर आप उनके सामने जा सकती है। इशिका ने उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन मुझे उन्हें देखना है, और वो भी अभी। सुमन काकी को अब कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, तो उन्होंने कहा, ठीक है चलिए। इशिका खुश हो गई, वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगी। इशिका को ऐसे जाते हुए देखकर सुमन काकी ने अपना सर पीट लिया। वो इशिका के पीछे भागते हुए बोली, प्रिंसेस ऐसे दूल्हे के सामने नहीं जाते, थोड़ा आराम से दुल्हन की तरह चलिए। लेकिन इशिका ने कुछ सुना ही नहीं। ताहिरी और एरिना ने जब इशिका को जाते हुए देखा तो दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर दोनों सीधा इशिका के पीछे भागी।
इशिका दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई थी और अपने सामने खड़े लोगों को घूरने लगी। उसके सामने आरव के सबसे छोटी भाई से लेकर दोस्त तक खड़े थे, जिस वजह से इशिका को आरव को देख नहीं पा रही थी। उन्हें पहले से ही पता था कि इशिका जरूर आएगी, इसलिए वो पहले से ही तैयार खड़े थे। इशिका उन सबको घूर कर देखने लगी। तेज ने हंसते हुए इशिका से कहा, इशिका जी आज तो आपकी शादी है, आप थोड़ा तो मुस्कुरा सकती है। वहीं पीछे से आरव भी उन सबको घूरे जा रहा था। उसे भी इशिका को देखने की जल्दी थी। उसने उन सब से कहा भी, लेकिन आज किसी ने उनके शेर की बात नहीं मानी। रोहन ने इशिका को देखते हुए कहा, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। इशिका ने उसकी इस बात का जवाब दिया, तो सामने से हट जाओ। अमित ने इशिका से कहा, आप इतनी जल्दी हमारे भाई को नहीं देख सकती। दूर से ताहिरी और वासु अपने हाथ बांधे उन्हें घूरे जा रहे थे। वासु ने युवराज और वैभव के कान में जाकर कुछ कहा। इशिका ने उन सबको देखते हुए कहा, तुम सबको क्या चाहिए? रौनक ने इशिका से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए भाभी, और ऐसी कोई रस्म भी नहीं है, हमें बस मजा आ रहा है। इशिका के एक साथ की मुट्ठी बन चुकी थी। मालिनी जी आगे आते हुए बोली, ये क्या बचपना है तुम सबका, हटो सामने से। रोहन ने मालिनी जी से कहा, माँ हमें पहली बार इशिका जी को परेशान करने का मौका मिला है और आप उसे भी हमसे छीन लेना चाहती है। मालिनी जी ने रोगन को डांटते हुए कहा, रो बाकी रस्में भी करनी है, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, पहले ही तुम सबकी वजह से हम पहले से ही बहुत लेट है। अमित ने मालिनी जी से कहा, बड़ी मम्मी एक तो हमारे सबसे बड़े भाई शादी के लिए इतनी मुश्किल से माने हैं, आज प्लीज़ हमें अपनी मन की करने दीजिए ना। तभी उसकी नज़र इशिका पर गई, जिसका चेहरा एकदम सख्त हो चुका था। उसे इन सब की आदत नहीं थी और फिलहाल उसे मेजर साहब को देखना था, जो कोई देखने नहीं दे रहा था। रोहन ने तेज के कानों में कहा, हमारी सबसे सुंदर भाभी खतरनाक बन रही है। तेज ने इशिका को देखा तो उसने रौनक के कान में कहा, ओए अब शायद हमें हट जाना चाहिए, नहीं तो हम सबको कुछ ही देर में काली माँ के दर्शन हो जाएंगे और पीछे ये शेर भी काल बन रहा है धीरे धीरे। रौनक ने पीछे मुड़कर आरव को देखा तो वो सच में गुस्से में था। रौनक ने रोहन और अमित से कहा, हे बहुत हो गया अब। वो चाहते तो नहीं थे आगे से हटना, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी, तो वो इशिका के सामने से हटने के लिए तैयार हो गए। वो जैसे ही एक एक करके हटने लगे, आरव और इशिका के चेहरे पर मुस्कान आने लगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की एक झलक तक देख पाते कि इशिका की साइड के सब अब आरव के सामने आकर खड़े हो गए। इशिका घूरकर उन सबको देखने लगी और वही बाकी सबको इसमें काफ़ी मजा आ रहा था। अब ताहिरी, वासु, शलीन, वैभव, युवराज सब लोग आरव के सामने खड़े थे और अब आरव उन्हें घूरने लगा था। इशिका ने उन सब से पूछा, अब तुम सामने क्या कर रहे हो? वासु ने सामने सबको देखते हुए कहा, दी क्या आपने अभी देखा नहीं कि इन्होंने कैसे आपको आरव जीजू को देखने से रोका, तो अब हम भी आरव जीजू को आपको नहीं देखने देंगे और प्लीज़ आप हमारी साइड रहिए, आरव जीजू इतनी आसानी से आपको नहीं देख सकते। आरव ने वासु से कहा, और वो मैं क्यों नहीं देख सकता? ताहिरी ने कहा, वो क्या है ना, हमारी इशिका इतनी सुंदर है कि हमें डर है कि कहीं आपकी उसे नज़र ना लग जाए, इसलिए हम आपको उसे इतनी आसानी से देखने नहीं देंगे। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए ताहिरी से कहा, तुम्हारी इशिका कुछ ही पल में मेरी बीवी बन जाएगी, तो क्या सारी जिंदगी उसे मेरी नज़र से बचाती रहोगी? अगर तुम सामने से नहीं हटे तब भी हमारी शादी होनी ही है। आरव की बात सुनकर सबका मुंह फूल गया, लेकिन इशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आरव ने सही कहा था कि उन्हें कुछ देर में मंडप पर मौजूद होना ही है, तो वो तो एक दूसरे को तब भी देख सकते थे। वासु ने ताहिरी के कान में कहा, दी अब क्या करें? ताहिरी ने पहले कुछ सोचा, फिर आरव को एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तारांकन ठीक है, अब आपको इशिका का चेहरा तभी दिखाई देगा जब वो आपके घर पहुंचेगी, क्योंकि हम उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढकने जा रहे हैं। ये सुनकर आरव की मुस्कान गायब हो गई। रोहन ने ताहिरी से कहा, ये क्या बात हुई, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारे भैया के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जानती है ना आप। रोहन की बात सुनकर ताहिरी ने आरव से कहा, ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और अभी आपको अपनी इशिका को देखने देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमें नेक देना होगा। ये सुनकर वासु ने ताहिरी को ताली देते हुए कहा, ये हुई ना हमारे सिंह परिवार की बात। लेकिन ताहिरी की बात सुनकर सब चौंक गए थे। रौनक ने ताहिरी से कहा, हे शायद तुम भूल रही हो, ऐसी कोई रस्म नहीं है कि तुम दूल्हे को दुल्हन को देखने से रोक सको। ताहिरी ने रौनक को देखते हुए एक लंबी मुस्कान के साथ कहा, ये हमारा घर है तो यहाँ रस्में भी हमारी होगी, और अगर ये रस्म नहीं है तो मैं इस रस्म को अभी लागू करती हूँ कि जब तक लड़के वाले लड़की वालों को नेक नहीं दे देते तब तक दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। ये सुनकर तेज ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये तो अपनी मनमानी करनी हुई, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर वो रोशनी को आवाज़ लगाते हुए बोला, रोशनी ताही को सामने से हटाओ यार। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे रोशनी कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि वो उसके साथ ही थी। रोहन के तेज के कंधे पर हाथ रखकर सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपने बताया नहीं कभी भाई कि हमारी प्यारी सी रोशनी भाभी लड़की वालों की तरफ से है। तेज ने रोहन का इशारा देखा जो सामने एरिना से हंस हंस कर बात कर रही थी। तेज ने रोशनी को देखते हुए कहा, मुझे भी अभी ही पता चला तो तुम्हें क्या बताता।
फिर उसने रोशनी से कहा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ताहिरी ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो हमारी साइड है, उसे आज के लिए भूल जाए, आज वो हमारी तरफ है। तेज ने हैरानी से कहा, वो बीवी मेरी है और उस पर हक तुम और इशिका जी ज़्यादा जताती हो। लेकिन जब तेज ने रोशनी को भी चुप देखा तो वो चौंक गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे धोखा मिला है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। रोशनी ने तेज से कहा, क्या आपको ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो हमारे पास डॉक्टर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो हंस दी और तेज ने उसे घूर कर देखा। रोनित ने ताहिरी से कहा, ताही देखो अब बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, सामने से हट जाओ। ताहिरी ने अकड़ से कहा, ये तो आपको पहले इशिका के सामने आने से सोचना चाहिए था। आरव ने ताहिरी से कहा, बताओ तुम सबको क्या चाहिए सामने से हटने के लिए। ये सुनकर सब आरव को देखने लगे। रोहन ने कहा, भाई आपको इन्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेईमानी है। रोनित ने भी ताहिरी को देखते हुए कहा, सही कहा, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ताहिरी ने अपना मुंह फुलाकर रोनित को देखा और अपना चेहरा फेरते हुए कहा, लगता है हमारे प्यार का बहुत जल्द एंड हो गया है। ताहिरी की बात सुनकर अब रोनित परेशान हो गया। वो बेचैनी से ताहिरी को देखने लगा। तेज ने रोनित को देखते हुए कहा, ओए ये तुझे फंसाने की चाल है, समझा। लेकिन तब तक रोनित आरव को बोल चुका था, क्या कर रहा है आरव, क्या तुझे इशिका जी को देखना नहीं है? इन्हें दे दे जो ये मांग रहे हैं, इसमें गलत ही क्या है। रोनित की बात सुनकर ताहिरी खुश हो गई और सब हाथ बांधकर रोनित को घूरने लगे। तभी रोनित ने देखा कि उसकी बात आरव ने नहीं सुनी तो उसने आरव को देखते हुए कहा, ओए तू क्या सोच रहा है, तूने सुना? लेकिन तभी उसका ध्यान आरव की आंखों पर गया जो एकटक कहीं देखे जा रही थी। रोनित ने उसकी आंखों का पीछा किया और सबने यही किया तो उन्हें साइड में एक बड़ा सा आईना नजर आया जिसमें उन्हें इशिका साफ साफ नजर आ रही थी और उधर से इशिका को आरव साफ साफ नजर आ रहा था। वो आईना इस कदर सेट था कि आरव और इशिका एक दूसरे को साफ साफ तौर पर देख सकते थे। जब वो सब लड़ने में बिजी थे तो इशिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसे एथन और आर्य दिखाई दिए जो कुछ इशारा कर रहा था। इशिका कुछ समझ पाती तब तक एथन आर्य दोनों ने मिलकर इशिका के लिए एक आईना सेट कर दिया था। इशिका को कभी उन दोनों पर प्यार नहीं आया लेकिन आज उसे एथन और यहाँ तक कि आर्य भी बहुत प्यारा लग रहा था। आखिर उन दोनों ने अपने अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया था। जब सबने ये देखा तो सबके मजे धरे के धरे रह गए और सब आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगे। आरव और इशिका तो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इशिका की तो नज़र ही नहीं हट रही थी आरव पर से। आखिर आरव लग ही इतना हैंडसम लग रहा था, इतनी सुंदर शेरवानी पहन रखी थी। इशिका ने कभी भी आरव को ऐसे नहीं देखा था। वो हमेशा सिंपल ही रहता था, फिर भी वो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता था और आज तो उसने किसी राजकुमार को भी पीछे छोड़ दिया था। आरव की नज़र भी सिर्फ इशिका पर टिकी हुई थी। उसने भी शायद कभी इशिका को ऐसे नहीं देखा था जैसी वो आज लग रही थी। आज वो किसी रानी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज वो उसकी पत्नी बनने जा रही थी, उसकी अर्धांगिनी बनने जा रही थी। उसने कभी भी शादी या किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। वो तो आज तक सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोचता आया था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। लेकिन इशिका ने सब कुछ बदल दिया था। उसे ये सिखा दिया था कि ज़िंदगी में सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, दूरियां भी, प्यार भी और उसे पूरा करने के लिए शादी भी। आरव भी आज बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोनित ने ताहिरी से कहा, अब तुम्हें तुम्हारा नेग नहीं मिलेगा, इसलिए अब तो सामने से हट जाओ। ताहिरी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने कंजूस है ये लड़के वाले, वैसे भी अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ताहिरी की बात सुनकर रोनित ने कहा, तुम हमें कंजूस कह रही हो? ताहिरी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें मटका दी। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर ताहिरी और बाकी सबको उनका नेक दे दिया। ताहिरी और वासु दोनों एक साथ खुश होते हुए बोले, आप दुनिया के बेस्ट जीजू हो। इतना कहकर वो सब साइड हट गए। अब इशिका और आरव दोनों एकदम एक दूसरे के सामने थे। इशिका धीरे से आरव की तरफ बढ़ी और एकदम आरव के सामने जाकर रुक गई। आरव इशिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इशिका आरव को गले लगाने के आगे बढ़ रही थी कि ताहिरी ने उसे रोक लिया क्योंकि उसका सारा ध्यान इशिका पर ही था तो वो उसका मकसद समझ गई थी। उसने उसे पकड़कर उसके कान में कहा, इशिका शायद तू भूल रही है, अभी तू दुल्हन है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो कृपया करके अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में रखिए। कुछ देर बाद ये तुम्हारे ही होंगे, फिर जो चाहे कर सकती हो इनके साथ। समझ गई? इशिका ने ताहिरी को देखा, फिर उसने आरव को देखा। उसका दिल अभी आरव को गले लगाने को कर रहा था। आरव ने उसे आंखों से ही मुस्कुराकर इशारा किया तो इशिका रुक गई। युवराज ने एक फूलों की माला एक इशिका को दे दी और एक आरव को दे दी। इशिका खुश होकर आरव को देखने लगी। आरव ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर इशिका को वरमाला पहना दी। फिर आरव इशिका को देखने लगा। इशिका ने भी मुस्कुराकर आगे बढ़कर खुशी से आरव के गले में माला डाल दी। इशिका के ऐसे करते ही सब लोग उन पर फूलों की बारिश करने लगे और हर कोई हूटिंग करने लगे। सब काफ़ी खुश थे, ज़्यादातर आरव का परिवार और उसके दोस्त। इशिका और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
कुछ देर बाद आरव इशिका मंडप में बैठे थे और आगे की रस्में हो रही थी। इशिका की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी कि वो किस कदर खुश थी, और वही आरव का दिल इशिका की मुस्कान को देखकर और खुश हो गया। आगे की रस्में शुरू हो चुकी थी। इशिका का कन्यादान रंजीत कर रहे थे, जिसे करते वक्त उनकी आंखें नम थी। इशिका सच में उनकी बेटी थी जिसको वो अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। पंडित जी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और बाहर मौसम की आज इशिका और आरव की शादी में अपनी गवाही बराबर दे रहा था। मौसम भी आज काफी सुहाना था, जोर जोर से हवाएं चल रही थी और बादलों का आना जाना भी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, बाहर आरव की साइड से आए हुए कई आर्मी ऑफिसर भी थे, कुछ उसके जूनियर तो कुछ आरव की टीम के साथी थे जो फिलहाल एंजॉय करने में बिजी थे, यानी कि वो अपना नाच गाना कर रहे थे और गाने भी सिर्फ देशभक्ति के ऊपर ही चल रहे थे और ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। यश जी ने किसी को भी रुकने के लिए नहीं कहा था। आखिर आज उनके परिवार के सबसे बड़े बेटे आरव सिंघानिया की शादी थी। सबके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। कुछ देर बाद आरव ने इशिका की मांग में सिंदूर भरा और फिर उसे मंगलसूत्र पहनाया। इशिका आरव की मुस्कान चेहरे पर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ उनकी शादी की रस्में चल रही थी और वहाँ दूसरी तरफ रोनित और ताहिरी में झगड़ा चल रहा था। आखिर ताहिरी का सपना पूरा जो हो चुका था, इशिका के पति के जूते चुराने का, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी थी, लेकिन रोनित भी कहाँ कम था। इसलिए अब आरव की जूतियां रोनित के हाथों में थी और ताहिरी रोनित से लड़ रही थी। ताहिरी ने अपने पैर जमीन पर पटकते हुए कहा, देखिए ये मुझे दे दीजिए। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, मैं क्यों दूं? ताहिरी ने अपने हाथ बांधकर अपनी नाक फुलाते हुए कहा, लोग सही कहते हैं, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। जब तक लड़की नहीं मिलती लड़के उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन अगर एक बार लड़की हासिल हो जाए तो वो बात मानना छोड़ देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। अभी तो हमारी शादी को 3 दिन भी नहीं हुए और आपने। वो आगे कहने से पहले रुक गई क्योंकि रोनित का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। ये देखकर ताहिरी की बोलती बंद हो गई। ताहिरी ने काफी धीरे से अपनी नजरें यहाँ वहाँ करते हुए कहा, वो मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। रोनित ने उसे देखते हुए काफी सख्ती से कहा, क्या मैं तुम्हें शुरू से ऐसा ही लगता हूँ? ताहिरी ने रोनित को देखा जिसकी आंखें नम हो गई थी। ताहिरी जल्दी से रोनित को समझाते हुए बोली, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैंने तो बस ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मुझे मनाएं और प्लीज़ आप गलत मत समझिए। रोनित उसकी बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरा प्यार कल भी वही था और आज भी वही है और कल भी वही रहेगा, चाहे तुम मुझे हासिल हो या ना हो। रोनित काफ़ी सीरियस था। ताहिरी को रोनित इतना सीरियस पसंद नहीं था, उसे वो स्वीट पसंद था जिसने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। ताहिरी रोनित के गालों पर अपनी हाथों को रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब भी उसे रोनित का चेहरा सीरियस लगा। आखिर सच में रोनित को बुरा लगा था। चाहे ताहिरी की ये बात सिर्फ मजाक ही हो या जो भी हो, ये बात रोनित के दिल पर लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की पर ध्यान नहीं दिया। जब से वो ताहिरी से मिला उसे ताहिरी के साथ अच्छा लगने लगा। वो ताहिरी से जुड़ने लगा और उससे अनजाने में ही इतना जुड़ गया कि वो उससे प्यार कर बैठा, जिसको वो कभी नहीं खत्म कर सकता और ना ही वो करना चाहता था। रोनित को मनाने के लिए ताहिरी ने रोनित के गालों पर किस कर दिया। जब उसने देखा कि रोनित का सख्त चेहरा पर फर्क हुआ तो उसे रोनित को मनाने की ट्रिक पता चल गई। उसने रोनित के गालों पर दोबारा किस करते हुए कहा, अब तो मान जाए ना, दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूंगी। रोनित ने उसे देखा तो ताहिरी ने फौरन आगे बढ़कर रोनित के होंठों पर किस किया, जिससे रोनित की आंखें हल्की बड़ी हो गई। वो ताहिरी को देखता रहा। अब रोनित का चेहरा सख्त नहीं था बल्कि नर्म था, तो ताहिरी ने दोबारा रोनित को किस कर दिया तो रोनित ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, ताहिरी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आप कठोर पसंद नहीं है, मुझे आपके प्यार पर कोई शक नहीं है। मुझे याद है आपने घर पर एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा ताकि मैं कहीं अकेलापन फील ना करूं। जो भी मैं नहीं कर पा रही थी उसमें आपने मेरी बहुत मदद की। आप सच में बहुत अच्छे हैं। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगाओ। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में गया जहाँ जूतियाँ गायब थी। उसने ताहिरी के हाथों में देखा जिसमें जूतियाँ थी। उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, तुमने मेरा ध्यान भटकाकर इन्हें ले लिया। ताहिरी हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं एक मेजर का ध्यान इतनी आसानी से भटका सकती हूँ। सच में मुझमें तो काफ़ी काबिलियत है। रोनित ने अपना सर हिलाकर कहा, ऐसा मेरे साथ सिर्फ तुम कर सकती हो। ताहिरी मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो अच्छा है, अब मैं आपको ये नहीं देने वाली, मैंने पहले ही आपको रिश्वत दे दी है। उसकी ये बात सुनकर रोनित मुस्कुरा दिया। ताहिरी वहाँ से जाने लगी कि रोनित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ताहिरी ने पीछे मुड़कर रोनित को देखा तो रोनित ने कहा, ताही, आगे का सफ़र बहुत लंबा होता है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम मेरे बारे में सब जानती हो सकता है आगे चलकर हमारे बीच लड़ाई हो, कभी मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊँ तब भी ये मत समझना कि मेरा प्यार कम हो गया है। ताहिरी ने रोनित को इतना सीरियस बोलते देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ आप चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते और ना ही मैं आपको आपसे ज़्यादा समझने लगी हूँ और आगे और समझने लग जाऊँगी। ताहिरी की बात सुनकर रोनित मुस्कुरा दिया। उसने ताहिरी का हाथ छोड़ दिया। ताहिरी हंसते हुए बोली, इस बार भी जीत लड़की वालों की हुई। इतना कहकर वो हंसते हुए भाग गई। रोनित ताहिरी के बारे में सोचते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं
हारने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेर दिया। इशिका को मंडप में देखकर इशिका के दोस्त भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि इशिका की शादी होगी और उसमें वो इशिका का खड़ूस एंड डरावना नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और इतना मुस्कुराता चेहरा देखेंगे। एथन ने इशिका को देखते हुए कहा, इशिका सच में बहुत बदल चुकी है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही लड़की से मिलते हैं। ये उस लड़की से बिल्कुल अलग है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार मिला था, जिसकी आंखों में सिर्फ आग ही दिखाई देती थी, लेकिन आज इशिका की आंखों में हैप्पीनेस और सिर्फ लव दिखाई देता है। कितनी हैप्पी है अब इशिका, मैंने आज तक कभी इशिका को इतना हैप्पी नहीं देखा। इतना कहकर उसने आरव को देखते हुए कहा, तुम लोगों को पता है मैंने इस पसंद के बारे में पता करने की कोशिश की थी, शायद कुछ इंटरेस्टिंग पता चल जाए, लेकिन कुछ भी खास पता नहीं चला। ये बहुत अलग है। आर्य ने उसकी इस बात पर कहा, सही कहा, मैंने तो एक बार इसे मारने तक की कोशिश की थी लेकिन कोई भी इसे छू तक नहीं पाया था। तब मैंने दूसरी बार इस पर अटैक करने का प्लान बनाया था, तब हमला करना तो छोड़ो, ये दिखाई तक नहीं दिया था। पायल ने इशिका को देखते हुए कहा, सी आखिर इशिका सिंह ऐसे ही थोड़ी ना किसी की दीवानी बनेगी। वैसे इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत शादी है। इतना कहकर उसने आर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आर्य हमारी शादी कब होगी? मुझे भी ऐसे ही इतनी खूबसूरत शादी करनी है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए और इनकी तरह ही लोग हमारी तारीफ करते ना थके। आर्य ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम कहो तो अभी ही इसी मंडप में शादी कर लें। तभी उनके पीछे से वैभव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इस मंडप सिर्फ बॉस की शादी के लिए है, अपनी शादी के लिए मंडप कहीं और लगाओ। आर्य ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है, अगर मैं अभी इसी मंडप में पायल से शादी करना चाहूँ तो वो मना नहीं करेगी। फिर वो वैभव का बिना एक्सप्रेशन का चेहरा देखते हुए कहा, एक बात बताओ, आज तुम्हारी बॉस की शादी है फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर क्यों नहीं आ रही है? आज के दिन भी ये चेहरा खतरनाक बना हुआ है। उसकी इस बात का वैभव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने शादी देखता रहा। ऐसा नहीं था कि उसे खुशी नहीं थी, बल्कि वो बहुत खुश था। उसका ऐसा चेहरा तो सिर्फ संजू की वजह से हो रखा था। वो उससे ठीक से मिल भी नहीं पा रहा था। मिलता भी कैसे? संजू का ध्यान सिर्फ अपने फेवरेट आरव भाई की शादी एंजॉय करने में जो था, इसलिए उसका ध्यान वैभव पर बिल्कुल भी नहीं गया। अगर जाता भी तो वो उसे नज़रअंदाज कर देती। आखिर वहाँ उसके सब भाई और परिवार था, तो वो ऐसा रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी। वो नहीं चाहती थी कि आरव की नज़रों में वैभव की 1% भी बुरी छवि पड़े। उसे तो अब भी यही डर लगता था कि आरव ने अगर वैभव को नहीं अपनाया तो क्या होगा, क्योंकि अगर आरव ने वैभव को अपना लिया तो बाकी सबने भी अपना लिया। फिलहाल तो वो बस अपने भाई और अपनी फेवरेट इशिका दी को भाभी बदलने की खुशी मना रही थी। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि अब उसकी इशिका दी उसकी भाभी थी। मंडप में फेरे होते वक्त आरव ने इशिका का हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही देर में शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। इशिका और आरव की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों जो आज उनकी खुशियां और उनका प्यार मिल चुका था। कुछ रस्में होने के बाद इशिका को आराम करने के लिए भेज दिया था। वो चाहती थी कि आरव भी उसी के साथ रहें, लेकिन सुमन काकी ने बोला कि उन्हें आरव से कुछ रस्में करवानी है, तो इशिका मान गई। खाने का टाइम हो गया। आरव अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ बैठा था। एक ऑफिसर ने आरव से कहा, आरव सर, आज आप मना नहीं करेंगे, आज आप हमारे साथ ही खाना खाएंगे। तेज ने हंसते हुए कहा, क्यों भाई, उसकी शादी क्या तुम्हारे साथ हुई है? जो खाना वो तुम्हारे साथ खाएगा। आज तक वो हमारे साथ ही खाता आया है, आज तो उसे उसकी बीवी के साथ खाना चाहिए। क्यों? दूसरे ऑफिसर ने तेज से कहा, तो मैम भी तो हमारे साथ ही खाना खाएगी। इतना कहकर उसने आरव से कहा, सर मैंने सही कहा ना? आरव ने मुस्कुराते हुए अपना हाँ में सर हिला दिया। आरव तो कभी कभार ही घर रहता था, नहीं, वो जब से उसने आर्मी ज्वाइन की थी तब से वो अपने साथियों के साथ ही उठता बैठता था, उन्हीं के साथ खाता था। उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब था। रोनित ने आरव से कहा, ओ अभी अभी अपना संन्यास छोड़ने वाले देव जी, आपकी शादी हो चुकी है, अभी तक आपकी बीवी की विदाई भी नहीं हुई और अभी से आप अपनी बीवी को अपने से दूर रखना चाहते हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वैसे भी मेरी अभी अभी बनी बीवी मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। तेज ने सामने देखते हुए कहा, तेरे ससुर जी आ रहे हैं, शायद ही ये पहली बार है जब वो तेरे पास इतना मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। सी आरव ने सामने देखा तो रंजीत आ रहे थे। सच में उनकी मुस्कान अब एक अलग ही मुस्कान थी। रंजीत ने आरव के पास आकर कहा, आरव चलो खाना खा लो, काफ़ी देर हो गई है। आरव ने कहा, मैं यही ठीक हूँ। रंजीत ने कहा, मैंने तुम्हारे और प्रिंसेस के लिए अलग से इंतजाम किया हुआ है, तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम यही खा लेंगे, सबके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। इतना कहकर उसकी नज़र रंजीत ने पीछे इशिका पर गई, जो रंजीत का पीछा करते हुए आई थी। आरव की बात सुनकर रंजीत की मुस्कान फिर से फीकी पड़ गई थी। उन्होंने एक पूरे रूम में सिर्फ आरव और इशिका के लिए खाने का इंतजाम करवाया था, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ आराम से खाना खा सकें और उनकी प्रिंसेस को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे उनकी प्रिंसेस आरव की बात हमेशा टालती थी, वैसे ही आरव उनकी बात टालता था। रंजीत कुछ बोलते कि उन्हें इशिका दिखाई दी, जो बस आरव को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तेज ने आरव की साइड वाली जगह पर हाथ मारते हुए कहा, इशिका जी आइए ना, अब से ये जगह आपकी है, हमेशा हमेशा के लिए।
रंजीत कुछ कहने जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि इशिका जाकर सीधा आरव के साइड में बैठ गई। रंजीत ने एक आह भरी। वही आरव इशिका को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे आज इशिका पर बहुत प्यार आ रहा था। एक तो इतनी खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से वो उसके दिल की बात बिना कहे सब समझ जाती थी। एक ने इशिका से कहा, मैम मैं हमेशा सर के साथ होता हूँ, वो जहाँ भी जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार सर को इतना मुस्कुराते हुए और हंसते हुए देखा है, नहीं तो ये हमेशा खड़ूस बनकर ही रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर बाकी सब उसे चुप रहने का इशारा करने लगे, लेकिन वो लोग खुद आरव को देखकर हैरान हो गए, जो उसकी ये बात सुनकर भी मुस्कुरा रहा था। सब वही आ गए थे। संजू इशिका के पास बैठी थी, जिसे देखकर आरव ने संजू से कहा, गुड़िया तुम आज मेरे पास नहीं आए। संजू ने इशिका का हाथ पकड़कर अपने दांत दिखाते हुए कहा, भैया अब इशिका दियो सॉरी, मेरी इशिका भाभी अब मेरे पास आ गई है, इसलिए अब मैं ज़्यादातर मेरी इशिका भाभी के पास ही जाऊंगी और आप फिक्र मत करो, मैं उनके पास रहूंगी, मतलब आपके पास रहूंगी। आपने मेरी विश पूरी कर दी, मेरी इशिका दी, मेरी इशिका भाभी बन गई। उसकी बात सुनकर इशिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उसने संजू को देखा। एक बार उसने अनजाने में उसकी मदद की थी और उसी एक मदद ने उसे कल्याणी निवास तक पहुंचाया था, जिसने उसे आरव से मिलवाया था। ताहिरी रोशनी ने संजू से कहा, नई भाभी मिलने के बाद पुरानी भाभीयों को मत भूल जाना। संजू ने खुश होते हुए उन दोनों से कहा, कभी नहीं, अब मेरे पास टोटल 3 भाभियां हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती है। ताहिरी ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ तुम्हारी इस हिटलर भाभी से है। संजू अपने दांत दिखाते हुए इशिका से चिपक गई, जिसे देखकर सब हंस दिए। वासु भी जल्दी से आया और आरव से चिपकते हुए बोला, ठीक है फिर, मेरी दी को मुझसे छीन लिया, अब मैं इसके भैया को इससे छीन लूंगा। इतना कहकर उसने आरव से कहा, जीजू आप मेरा ध्यान रखिए। तेज ने वासु और संजू को देखते हुए कहा, कौन कहता है कि ये बड़े हो गए हैं। खाना लगने के बाद आरव ने पहला निवाला इशिका की तरफ बढ़ाया, जिसे देखकर इशिका आरव को देखने लगी। आरव ने उसे खाने का इशारा किया। इशिका ने मुस्कुराते हुए आरव के साथ से खा लिया। इशिका ने फिर आरव को अपने हाथ से निवाला खिलाया, जिसे आरव ने बेहद ही प्यार से खाया। ताहिरी इशिका को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और रोनित आरव को देखकर बहुत खुश था। आखिर भगवान ने उन दोनों की सुन ही ली थी। खाना हो जाने के बाद इशिका सीधा अपने मोम डैड के पास गई और उसी के साथ आरव भी गया, जिन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। सुमन काकी फिर इशिका को और आरव को उसी मंदिर में गई, जिसको इशिका माँ जी ने काफ़ी प्यार से अपने हाथों से बनाया था। इशिका ने ही सुमन काकी को उसे वहां ले जाने के लिए कहा था, जिसे देखकर बाकी सब तो हैरान ही हो गए थे। इशिका कुछ पल तक भगवान को देखती रही। इशिका ने भगवान जी को देखते हुए कहा था, जिस दिन मुझे वो मिल जाएगा जो मैंने आपसे मांगा है, उस दिन मैं आपकी खुद आरती करूंगी, मैं अपना वादा निभाऊंगी। इतना कहकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए। ये सुनकर आरव ने इशिका को देखा। इशिका ने मुस्कुराते हुए भगवान जी को देखते हुए कहा, माँ को इनसे बहुत प्यार था, वो इनकी सच्चे दिल से पूजा करती थी। आरव ने इशिका को देखकर भगवान जी को देखा। इशिका को आरव के भाव अजीब लगे तो वो आरव को देखने लगी। आरव ने इशिका से मुस्कुराते हुए कहा, चलो साथ में आरती करते हैं। इशिका ने अपना सर हिला दिया। आरती करने से पहले आरव कहीं खो गया था, जिसे इशिका ने साफ महसूस किया था। सुमन काकी आज इशिका को ऐसे देखकर बहुत खुश थी। इशिका को भगवान की आरती करते देख उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्हें याद था जब इशिका छोटी थी तब इशिका माँ हमेशा सुमन काकी से कहा करती कि तुम देखना एक दिन मेरी इशिका मेरी ही तरह मेरे भगवान का ध्यान करेगी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन देर से ही सही आखिर इशिका माँ की एक ख्वाहिश जरूर पूरी हो गई थी। अपने माँ पापा को खोने के बाद इशिका ने कभी ऊपर वाले को नहीं माना, लेकिन आज वो सच्चे दिल से उनकी आरती कर रही थी। राजस्थान। इशिका को सीधा राजस्थान सिंघानिया परिवार की पुश्तैनी हवेली में ले जाया गया। हंसराज जी और कल्याणी जी यही चाहते थे कि उनकी बहू का स्वागत सबसे पहले वही हो। आखिर वो उनकी सदियों पुरानी हवेली थी जो आज तक चलती आ रही थी। सच कहे तो आरव को इन सब से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने दादा दादी का मान रखते हुए उसने उनके मर्जी मुताबिक सब कुछ करने का सोचा। ताहिरी शुरू में इशिका को नहीं छोड़ना चाहती थी और रोनित और तेज कुछ वक्त तक आरव के साथ ही रहने वाले थे। आखिर उन्हें भी उनका स्वागत देना था। ताहिरी रोशनी हैरानी से हवेली को फूलों से सजे हुए देख रहे थे। एक तो वो सच में पुराने वक्त की हवेली थी, उसका डिज़ाइन पहले वक्त जैसा ही था जिसको हंसराज जी ने कभी बदलने नहीं दिया, लेकिन उसमें मौजूद सारी चीज़ें आज के वक्त की थी। ताहिरी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये खडूस मेजे तो राजा भी निकले। इस हवेली को देखकर तो लग रहा है कि पक्का खडूस मेजे का कभी राज्याभिषेक हुआ होगा। रोहन ने उनके पास आते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पुराने वक्त में होता है। एक वक्त में हमारे परिवार में भी ऐसा होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया चीज़ें भी बदलती गई और सबसे ज़्यादा तो तब बदल गई जब दादाजी ने आर्मी ज्वाइन की थी। लेकिन कुछ रीति रिवाजों को कभी नहीं बदला गया। दादाजी ने भी कभी उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दादाजी का बाहर अपनी ड्यूटी गुजारते हुए निकला है, इसलिए उनके रिटायर होने के बाद दादाजी अपनी बाकी की ज़िंदगी यही अपने घर अपनी हवेली में गुजारना चाहते हैं, इसलिए वो यही रहते हैं। दादी बस कभी कभार ही यहाँ आती है।
ताहिरी ने अपना सर हिलाया, सही कहा, वक्त के बाद कुछ चीज़ों को बदलना ही अच्छा है। रोहन ने कहा, लेकिन भैया सच में यहाँ के राजा है, बस उन्हें राजा बनना नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। इतना कहकर उसने अपने कंधे झुका लिया, जैसे जिम्मेदारी उसके कंधों को दबा रही हो। ताहिरी रोशनी ने पहले उसे देखा, फिर एक दूसरे को देखा और दोनों ही वहां से चल दी। रोहन ने उन्हें जाते हुए देखकर कहा, अरे सुनिए तो, मेरे दुख तो सुन लो। वही एक बड़े से दरवाजे पर मालिनी जी इशिका और आरव की आरती उतार रही थी। वही कल्याणी जी उन्हीं के साइड मौजूद थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। उन्हें उनका पोता वापस मिल गया तो उन्हें इशिका से कोई नाराजगी नहीं रही और वो मन ही मन हमेशा चाहती थी कि इशिका ही आरव की पत्नी बने। आरव ने इशिका को देखा, उसने अभी भी अपना जोड़ा पहन रखा था। इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आरव उसे इन सब से परेशान होते हुए साफ देख सकता था। कल्याणी जी ने इशिका के गाल छूते हुए मुस्कुराकर नम आंखों के साथ कहा, कितने वक्त बाद देख रही हूँ तुम्हें, उस दिन के बाद तुम। और फिर वो आरव को देखते हुए बोली। आरव दोनों ही गायब हो गए। ये सुनकर इशिका ने आरव को देखा, फिर कल्याणी जी को देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। कल्याणी जी ने हंसते हुए कहा, तुम आज भी उतना ही कम बोलती हो। ये सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। इशिका ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस स्माइल थोड़ी बड़ी कर ली। कल्याणी जी ने हंसकर कहा, ठीक है, अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी, अपने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आओ। इशिका ने अपना सर हिला दिया। उसने वैसा ही किया जैसा कल्याणी जी ने कहा था। आरव और इशिका दोनों साथ साथ अंदर आए। स्वाति कल्याणी जी की छोटी बहू, उन्होंने इशिका की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी, सामने से वो इशिका को पहली बार देख रही थी। उन्होंने मालिनी जी से कहा, दीदी ये तो सामने से और ज़्यादा खूबसूरत है। मालिनी जी ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा स्वाति, तुमने हमारी इशिका सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। स्वाति ने कहा, वो तो वक्त के साथ ही पता चलता है दीदी, आप किसी पर इतनी जल्दी ज़्यादा विश्वास मत किया कीजिए। मुझे तो बस हमारे आरव के लिए बहुत खुशी हो रही है। आखिर अब हमारे आरव का घर भी बस गया है। भगवान हमारे आरव को हमेशा खुश रखें। मालिनी जी ने स्वाति जी को देखते हुए कहा, इशिका बेटा को भी खुश रखें। अगर इशिका खुश है तो हमारा आरव खुश है। स्वाति जी ने अपना सर हिलाते हुए लापरवाही से कहा, हाँ दीदी, भगवान हमारी बहू को भी खुश रखें। मालिनी जी ने हंसकर अपना नामे सर हिला दिया। कुछ देर बाद संजू खुशी से इशिका के पास ही घूम रही थी और उसे यहाँ की ढेर सारी बातें बता रही थी, जिसे इशिका बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उन बातों में आरव का जिक्र था। तभी वहाँ मालिनी जी आए और संजू से बोली, संजू कुछ देर इशिका बेटा को आराम करने दो, वो थक गई होगी। संजू ने अपना मुंह लटकाकर कहा, मम्मा मैं कहाँ इशिका दी को परेशान कर रही हूँ। मालिनी जी ने संजू के सर पर चपत लगाते हुए कहा, अब इशिका दी से इशिका भाभी बोलना शुरू कर दो, अब वो दी नहीं है तुम्हारी, समझी। और जाओ इशिका बेटा को रूम में ले जाओ, वो कुछ देर आराम कर लेंगी, फिर बस कुछ रस्में होनी है। संजू ने अपना सर हिलाते हुए खुशी से कहा, हाँ मैं दियो, मेरा मतलब है मैं भाभी को अपने रूम में ले जाती हूँ, मैं उन्हें यहाँ का अपना रूम दिखाऊंगी। मालिनी ने थक हार कर कहा, जाओ ले जाओ, बस उसे कहीं आराम करने दो। मालिनी जी को इतना परेशान देख इशिका ने उनसे कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। मालिनी जी ने प्यार से इशिका का सर सहलाते हुए कहा, मुझे आंटी ना बोलकर आरव की तरह माँ बोला करो, और मुझे पता है तुम्हें और आरव को ज़रा सा भी आराम करने का टाइम नहीं मिला है, तो थक ही गए होंगे, चलो जाओ। इशिका ने अपना सर हिला दिया। संजू इशिका को अपने रूम में ले गई। कुछ देर बाद आरव इशिका को यहाँ वहाँ खोज रहा था। एक रस्म के बाद आखिर उसकी माँ ने उसे इशिका से जो अलग कर दिया था। आरव सीधा मालिनी जी के पास गया और सीधा पूछा, माँ इशिका कहाँ है। मालिनी जी के साथ स्वाति जी भी थी। उन्होंने आरव को देखा और अपना काम करते हुए कहा, वो तो रूम में है, आराम कर रही है। उनकी बात सुनकर आरव और कुछ ना सुनकर और कुछ ना कहकर वहां से सीधा चला गया। मालिनी जी बोलती रह गई, अरे पूरी बात तो सुन आरव। स्वाति जी ने मालिनी जी से पूछा, क्या हुआ दीदी। मालिनी जी ने स्वाति जी से कहा, स्वाति तुमने उसे ये तो बता दिया कि इशिका रूम में है, लेकिन किस रूम में ये नहीं बताया, वो सीधा अपने कमरे में जाएगा। ये सुनकर स्वाति ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही आरव अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसके कमरे में तेज और अमित बाहर निकले। उन दोनों को देखकर आरव ने पूछा, तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये सुनकर तेज और अमित ने एक दूसरे को देखा और दोनों दरवाजे के सामने खड़े होते हुए बोले, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। आरव ने अंदर जाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे इशिका से मिलना है, हटो सामने से। ये सुनकर तेज अमित ने एक दूसरे को देखा। अमित ने फिर आरव से कहा, भाई भाभी अभी यहाँ नहीं है। ये सुनकर आरव रुक गया। उसने कहा, लेकिन माँ ने बताया था कि इशिका रूम में है, क्या तुम दोनों मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। आरव बोलते बोलते सीरियस हो चुका था। तेज ने आरव का कंधा पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए अमित को अपना काम जारी रखने का इशारा किया और आरव से कहा, अरे इशिका जी किसी और रूम में होगी क्या, उन्होंने ये कहा था कि वो तेरे रूम में है। आरव ने अपना में सर हिला दिया।
तेज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तो वो किसी और रूम है और इतनी जल्दी क्या है? इशिका जी शादी में कितनी थक गई होगी, इतनी सारी रस्में निभाते निभाते, तो उन्हें थोड़ा आराम करने दे, तुझमें बिल्कुल भी सब्र नहीं है। आरव ने कंफ्यूज होते हुए कहा, तो मैं कहाँ उसके आराम से दखल देने जा रहा हूँ, मुझे उसे देखना है बस। आरव की बात सुनकर अब तेज कंफ्यूज हो गया। उसने रुककर आरव के चेहरे को देखते हुए कहा, तू सिर्फ यहाँ इशिका जी को देखने आया था? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा देखकर तेज समझ गया कि आरव का इरादा इशिका को सिर्फ देखने का था। तभी आरव को कुछ याद आया। उसने तेज से कहा, वैसे तुम और अमित मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तेज ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो बस तेरे कमरे को ठीक कर रहे हैं, काफ़ी वक्त से तू यहाँ आया नहीं है तो उसे बस अच्छे से सजा रहे हैं ताकि इशिका जी को वो कमरा सदियों पुराना साल जैसा ना लगे। आरव ने घूरकर तेज को देखा और वहाँ से जाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, जो करना है करो। लेकिन तेज उसे बीच में ही पकड़ते हुए बोला, अरे रुक जा इशिका जी, जिस भी कमरे है बिल्कुल सेफ है, उनके साथ उनकी सहेलियां भी है, तो तुझे उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तू मेरे साथ चल, रौनक तेरा इंतजार कर रहा है। आरव को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा। कुछ देर बाद संजू के कमरे में मालिनी जी ने इशिका को एक ड्रेस देते हुए कहा, इशिका जाओ अब अपने कपड़े चेंज कर लो, काफ़ी वक्त से तुमने ये जोड़ा पहना हुआ है, तुम परेशान हो गई होगी, फिलहाल सारी रस्में हो चुकी है, इसलिए अब तुम चेंज कर सकती हो। कल्याणी जी ने कुछ गहने वहां रखवाते हुए कहा, लेकिन जब दोबारा तैयार होगी ये पहन लेना। इशिका ने अपना हाँ में सर हिला दिया और मालिनी जी से उसी ड्रेस को ले लिया। वो एक भारी भरकम साड़ी थी, मतलब उसे अपने जोड़ा को उतारकर उसी की तरह भारी साड़ी को पहनना होगा। ताहिरी ने उसे देखते हुए कहा, ये तो बहुत भारी है। स्वाति जी ने इशिका को देखते हुए हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी इशिका बहू को हमारी पोशाक पहननी थी, वो तो इन सबसे भी भारी है। फिर वो मालिनी जी को देखते हुए बोली, लेकिन दीदी को अभी से अपनी बहू पर तरस और बहुत सारा प्यार आ रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया और उसे बदल दिया ताकि उनकी बहू परेशान ना जाए, आखिर ऐसी चीज़ों को आदत जो नहीं है। स्वाति जी की बात सुनकर ताहिरी की आंखें छोटी हो गई। वो समझ गई थी कि स्वाति जी को पक्का इशिका कुछ खास पसंद नहीं आई। वो उन्हें अपनी आंखों से घूरने लगी। उसने अपने मन में कहा, एक बात सच है, जब तक आग को खुद महसूस ना करो ना तब तक उसकी जलन का भी अंदाजा नहीं होता, और शायद अब तक इन्होंने आग को महसूस किया ही नहीं है। इतना कहकर उसने इशिका को देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अगर इशिका का फिलहाल सारा ध्यान अपने मेजर साहब पर ना होता तो पक्का स्वाति जी को एक डेंजरस लुक तो दे ही देती, लेकिन फिलहाल उसका सारा ध्यान सिर्फ आरव पर था, और सबसे बड़ी बात वो बेहद खुश थी। स्वाति जी की बात सुनकर मालिनी जी ने इशिका का गाल प्यार से छूते हुए कहा, स्वाति चाहे पोशाक कोई भी पहने, अगर अंदर से मन साफ नहीं है तो उस पोशाक का कोई मतलब नहीं है, और मैं नहीं चाहती मेरी इशिका वो करे जिसमें वो असहज महसूस करें। अगर इशिका इसे भी ना लेकर अपने मन का कुछ भी पहने, बस वो असहज महसूस ना करें। मालिनी जी की बात सुनकर इशिका एकटक उन्हें देखने लगी थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन उसे शब्द अटक रहे थे। आखिर में उसने बोल ही दिया, आप बहुत अच्छी हैं माँ। इशिका के मुँह सुनकर मालिनी जी की आंखें पता नहीं क्यों लेकिन नम हो गई। उन्हें बिल्कुल ऐसा ही लगा जब आरव उन्हें पुकारता था। मालिनी जी ने प्यार से इशिका का माथा चूम लिया। मालिनी जी को देखकर स्वाति जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने कल्याणी जी से कहा, माँ आपको नहीं लगता दीदी कुछ ज़्यादा ही भोली और कुछ ज़्यादा ही अच्छी है? कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाति मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, मेरी मालिनी बहू जैसी बेटी मुझे हर जन्म में यही मिले। ये सुनकर स्वाति जी का थोड़ा मुंह उतर गया। जी से देखकर कल्याणी जी हंसते हुए उनके सर पर हल्के से मारते हुए कहा, और तेरे जैसी भी तुम दोनों बहुएं के रूप में बेटियां मिल गई थी मुझे, जो कभी नहीं मिली। उनकी बात सुनकर स्वाति जी भी मुस्कुरा दी। स्वाति जी काफ़ी अच्छी इशिकाला थी। वो सिर्फ अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और उनका ख्याल रखती थी। वो कभी भी अपने जेठानी यानी कि मालिनी जी से कभी जलन महसूस नहीं की। उन दोनों में बिल्कुल बहन जैसा प्यार था। बस स्वाति जी की सोच थोड़ी पुरानी थी। उनका मानना बस इतना था कि उनके परिवार में चलती आ रही रीति रिवाज हमेशा रहें, उनमें कमी ना हो, और उनके सोच के मुताबिक इशिका वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ताहिरी ने रोशनी के कान में कहा, रोशनी तुम्हें ये इशिका की छोटी सास सीरियल की सास जैसी नहीं लग रही? रोशनी ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते। ताहिरी ने कहा, लेकिन ये। ताहिरी को चुप होते ना देख रोशनी ने उसके हाथ पर चुटकी काट दी तो वो चुप गई। कल्याणी जी ने रोशनी और ताहिरी से कहा, अब तुम दोनों इशिका को चेंज करने में मदद कर दो, फिर जाकर सब सो जाओ, कल सुबह भी यहाँ कुछ रस्में होगी तो जल्दी उठना होगा, समझ गई? दोनों ने अपना सर हिलाया। फिर तीनों वहाँ से चली गई। ताहिरी ने बेड पर देखा जहाँ संजू सुकून से सो रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर यहाँ वहाँ फैले हुए थे। ताहिरी ने उसे ठीक से सुलाते हुए कहा, इस चूहिया को तो किसी भी चीज़ का होश नहीं है अब। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे ज़्यादा इस शादी को गुड़िया ने ही एंजॉय किया है, और एंजॉय करने के चक्कर में गुड़िया कई दिनों से ठीक से सोई भी नहीं है, इसलिए अब ये गहरी नींद में है, अब ये सीधा सुबह उठेगी। तभी उन दोनों का ध्यान इशिका पर गया, जो मालिनी जी के दिए हुए कपड़ों को देख रही थी। साफ था उसे फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा था।
इशिका ने जब उन दोनों को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने सीधा कहा, मुझे तैयार होने में मदद करो। ताहिरी ने उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान देते हुए कहा, हम बहुत जल्दी है तैयार होने की। इशिका ने उसे घूर कर देखा तो ताहिरी हड़बड़ाकर जल्दी से साड़ी को उठाकर देखते हुए बोली, इसमें मैं मदद नहीं कर सकती। रोशनी ने उसके हाथ से साड़ी लेते हुए कहा, दो, मुझे आती है। इशिका ने ताहिरी से पूछा, वहाँ तुमने साड़ी कैसे बांधी थी? ताहिरी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो तो मम्मी जी ने मदद की थी। वैसे आज तो किसी का मिलन होने वाला है, क्या आज बारिश नहीं होने वाली? आज तो मौसम को भी तुम्हारा भरपूर साथ देना चाहिए और शायद मिलन की आस में मौसम के मिजाज भी बिगड़ रहे हैं। इशिका ने उसे घूर कर देखा और कहा, लगता है मौसम के साथ साथ तुम भी बिगड़ गई हो। ताहिरी ने कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कहा जो होने वाला है? इतना कहकर वो चुप हो गई। रोशनी ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ ताहिरी से कहा, जो होने वाला है वो तो होने वाला है, लेकिन जो हो चुका है वो तो हमें जानना चाहिए। तुम अपने मिलन की बात क्यों नहीं करती? रोशनी की बात सुनकर ताहिरी का चेहरा ऑटोमेटिकली पूरी तरह से लाल हो गया। इशिका ने कहा, हाँ तुम अपनी बताओ। ताहिरी अब इशिका को आंखें बड़ी करते हुए देखने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे छेड़ रही हो। इतना कहकर उसने रोशनी को देखते हुए कहा, रोशनी, मैंने तुम्हें एक भोली भाली लड़की समझा था, लेकिन तुम तो। रोशनी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तो कभी अपने आप को भोली भाली नहीं कहा, और अभी तुम जो इशिका को छेड़ रही थी और जो पूछा है वो बताओ ना। ताहिरी का पूरा चेहरा शर्म से भर चुका था। उसने अपनी शर्म और अपनी बात को दबाते हुए कहा, अरे क्या बात कर रही हो, जल्दी से इशिका को तैयार करो। ताहिरी को ऐसे रिएक्ट करते देख रोशनी हंस दी और इशिका मुस्कुरा दी। रोशनी और ताहिरी ने मिलकर इशिका को तैयार कर दिया था और दोनों इशिका को अपने सामने खड़ा करके देख रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, और इशिका उन्हें देखे जा रही थी क्योंकि उन दोनों ने अब तक उसे कुछ बताया नहीं था कि वो कैसी लग रही है। जब उन दोनों ने ही कुछ नहीं कहा तो आखिर में इशिका ने एक आह लेकर कहा, क्या मुझे बताओगी कि मैं कैसी लग रही हूँ? ये सुनकर दोनों का ध्यान इशिका पर से हटा। असल में वो दोनों ही उसे देखने में खो चुकी थी। ताहिरी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, क्या हमें देखकर तुझे पता नहीं चल रहा है कि तू कैसी लग रही है? इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोशनी ने इशिका को आईने के सामने खड़े करते हुए कहा, लीजिए खुद देख लीजिए कि आप कैसी लग रही है। इशिका ने अपने आप को नज़र उठाकर देखा तो खुद को देखते ही उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी मुस्कुराहट ने तो उसकी खूबसूरती पर चांद चांद लगा दिए थे। ताहिरी ने इशिका के कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए कहा, आहें इतनी खूबसूरत लग रही है कि आज तो खडूस मेजे तुझ पर से अपनी नज़रें भी नहीं हटा पाएंगे। शायद वो तुझे देखने में ही इतना खो जाएं कि वो ये तक भूल जाएं कि उन्हें करना क्या है। उसकी इस बात पर रोशनी ने ताहिरी ने सर पर चपत मारते हुए कहा, क्यों, इशिका को छेड़ रही हो? ताहिरी ने अपने सर को सहलाते हुए इशिका को देखा, फिर एक मुस्कान के साथ रोशनी को देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि मेरी बात से कोई नाराज है। रोशनी ने भी इशिका को देखा जो कहीं खोई हुई थी और उसके होठों पर एक बहुत लंबी मुस्कान फैल चुकी थी, आखिर में आरव में जो खोई हुई थी। रोशनी ने मुस्कुराकर अपना नामे सर हिला दिया। कुछ देर बाद आरव रोनित को घूरे जा रहा था, जो आज उसे बेमतलब की बातें किए जा रहा था जिसका फिलहाल कोई मतलब नहीं था। रोनित भी क्या करता, उसे आरव को रोकने के लिए कहा गया था और फिलहाल उसके पास कुछ था नहीं, तो जो उसके मन में आ रहा था वो कहे जा रहा था। और वही आरव को अब इशिका दिखाई नहीं दी थी। उसे काफ़ी देर हो चुकी थी इशिका को देखे हुए। उसे इशिका के साथ फेरे लेने में अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और अभी से उसकी नई बनी बीवी उससे दूर थी। आरव ने रोनित को गहराई से देखते हुए कहा, हो गई बातें, तुम लोगों को आज ही सारी बातें क्यों याद आ रही है? इतने सालों में क्यों नहीं आई? आरव की बात सुनकर रोनित हड़बड़ा गया। उसने एक नज़र अपने फ़ोन पर डाली, फिर कुछ सोचकर आरव से कहा, अब तेरी शादी हो गई है तो क्या तू अपने अजीज दोस्तों को भूल जाएगा? बीवी आने के बाद दोस्तों की कोई कीमत नहीं। आरव पक चुका था क्योंकि वो जानता था कि ये उसे क्यों रोक रहे हैं। तभी वहां से गुजरती मालिनी जी ने आरव को देख लिया। आरव को अभी तक वहां देखकर वो तुरंत आरव के पास गई और बोली, आरव तू अभी तक यहाँ है? मैंने तुझे कितनी देर पहले कहा था कि जाकर अपने कमरे में आराम कर लें। आरव ने एक नज़र रोनित को देखकर मालिनी जी से पूछा, माँ इशिका कहाँ है? मालिनी जी ने कहा, वो तेरे ही रूम में है, अब वो वही तो रहेगी, वो तो तेरा इंतजार करते करते सो भी गई होगी। रोनित ने अपना सर पीट लिया। मालिनी जी की बात सुनकर आरव सीधा वहां से उठकर अपने कमरे की तरह बढ़ गया। रोनित भी उसके पीछे जाते हुए बोला, अरे आरव, मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई, कहाँ जा रहा है? लेकिन आरव ने उसे नहीं सुना। वो अपने कमरे के बाहर पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने वाला था कि रोशनी, ताहिरी, रोहन, अमित उसके सामने आकर रुक गए और मुस्कुराकर आरव को देखने लगे। ताहिरी ने मुस्कुराते हुए कहा, खडूस में जो, मेरा मतलब है जीजू, आपको अंदर जाने से पहले। वो आगे कुछ बोल पाती कि उन दोनों के सामने आरव ने अपनी पॉकेट से निकालकर 2 गिफ्ट कर दिए, जिन्हें देखकर ताहिरी, रोशनी ने एक दूसरे को देखा और उन्हें ले लिया। ताहिरी ने कहा, आप तो पहले से तैयार थे। असल में मालिनी जी ने ही आरव को वो गिफ्ट दिए थे और उसे बताया था कि उसे ये नेग में देना होगा। उन्होंने आरव का काम आसान कर दिया था।
आरव ने उन दोनों को देखते हुए कहा, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? रोशनी और ताहिरी जल्दी से सामने से हट गई। रोहन ने कहा, भैया हमें भी दीजिए, हम भी है। अमित ने जल्दी जल्दी अपना सर हिलाया। आरव ने उन दोनों को देखा, उसने उन दोनों साइड हटाया और सीधे अंदर चला गया तो उसका ध्यान रूम की सजावट पर ना जाकर सीधा बेड पर गया, जहां इशिका एक लंबे से घूंघट में पैरों को मोड़कर बैठी हुई थी। पता नहीं क्यों लेकिन उसे देखकर आरव की आंखें छोटी हो गई। वहीं उसके कमरे के बाहर ताहिरी रोशनी दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी थी और रोनित उन दोनों को देखे जा रहा था। उसे ताहिरी का तो समझ आता था लेकिन उसे ये नहीं पता था रोशनी भी इतनी चंचल होगी। रोशनी पहले नहीं थी लेकिन ताहिरी के साथ रहकर जरूर हो गई थी। ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा होगा अंदर? रोहन ने कहा, हमें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रोनित ने उन सबको देखकर अपने मन में कहा, क्या इन्हें ये नहीं पता कि तेजू में और इशिका जी की बॉडी में कितना अंतर है? आरव बहुत दूर से भी उसे देखकर साफ पहचान सकता है कि वो कौन है। वहीं अंदर आरव बेड पर बैठी हुई दुल्हन को घूरे जा रहा था। उसने अपने कुर्ते की स्लीव मोड़ते हुए बेड पर बैठी दुल्हन को देखते हुए कहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, बहुत शौक है मेरा साथ खेल खेलने का और मेरे मजे लेने का, अब मैं तेरे मजे लूंगा। इतना कहकर वो बेड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा और बेड पर बैठी दुल्हन डरकर खुद में सिमटने लगी। उसने अपने मन में कहा, ये मेरे साथ क्या करने वाला है? अरे शर्म कर ले, कुछ ऐसे बोलते हैं क्या? तू तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म निकला। तभी एक तेज मुक्का उस नई नवेली दुल्हन की पीठ पर पड़ा जिससे वो सीधा आगे की तरफ झुक गई और एक तेज चीख उसके मुंह से निकली। वो चीख बाहर खड़े लोगों को तक सुनाई दे गई थी। ताहिरी ने रोशनी की तरफ देखकर कहा, लगता है तुम्हारे पति का काम तमाम। रोशनी ने कहा, आखिर आइडिया भी तो उन्हीं का था। वही अंदर आरव ने उस दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे मोड़कर उसकी पिठ से लगा दिया था। तेज ने जल्दी से अपने सर पर रखा घूंघट फेंका और अपना चेहरा दिखाते हुए कहा, ओ ये मैं, तू तेरा दोस्त छोड़ दे, मुझे आखिरी बार माफ कर दे। आरव ने एक मुस्कान के साथ कहा, ऐसे कैसे, अभी तो पूरी रात बाकी है। आरव की बात सुनकर तेज आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या पूरी रात तू मेरी? वो आगे कुछ कहता कि आरव उसे उठाकर बोला, हाँ पूरी रात तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, यही बेड पर करूँ या तेरे और ख्याल है जैसे कि बाथरूम में जाकर ये काम करूँ? तेज जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, ए छोड़ मुझे, कोई बचाओ मुझे। आरव देख, ये इशिका जी का ही आइडिया था। आरव ने उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, क्या मैं जानता नहीं हूं कि ये किसका आइडिया था? ये सुनकर तेज ने अपने मुंह को बंद कर दिया। आरव ने डोर लॉक नहीं किया था तो सब अंदर आ गए। रोनित ने तेज को देखते हुए अपना नामे सर हिला दिया। आरव घूर कर सबको देखने लगा। उसने सबसे कहा, आखिर तुम सब ये कर क्या रहे हो और सच बताओ ये सब करने का किसका आइडिया था? ये सुनकर सबकी नज़र तेज पर गई। कुछ देर पहले रोशनी ताहिरी इशिका को रूम में लेकर आ ही रहे थे कि तेज ने उन्हें रोक लिया और कहा, मेरा पास एक प्लान है, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर उसने सबको अपना प्लान समझाया और सब मान भी गए। आखिर में तेज ने कहा, अब बताओ इशिका जी की जगह कौन लेगा? तो सबने तेज की तरफ ही देखा। सबको अपनी तरफ देखते देख तेज ने कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मुझे देखते ही उसे पता चल जाएगा, रोको जाना चाहिए। रोहन ने जल्दी से कहा, तेज भाई प्लीज, मेरे अंदर भाई के साथ खेलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, आपने ही ने आइडिया दिया है तो ये भी आपको ही करना होगा। तो तेज ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ कोई नहीं, मैं ही अपने इस मिशन को पूरा करूंगा, बहुत मजा आने वाला है। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने हाथ मसलने लगा। रोनित ने उसे देखते हुए अपने मन में हंसते हुए कहा, सच में बहुत मजा आने वाला है, ये आरव को जानते हुए भी उसके साथ ऐसी हरकतें क्यों करता है? प्रेजेंट आरव ने तेज को घूर कर देखा तो तेज ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, हम तो बस तेरा टेस्ट ले रहे थे लेकिन मजा नहीं आया, तू मुझे देखते ही पहचान गया होगा, अगर मेरी जगह रो होता तो मजा आता। आरव ने उन सबको देखते हुए कहा, हो गया तुम सबका, अब ये बताओ कि इशिका कहाँ है? अब आरव की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। आखिर वो कब से इशिका को देखना चाहता था, वो जब तक उसे नहीं देख लेता उसे चैन नहीं मिलने वाला था और ये सब उसे इशिका से मिलने नहीं दे रहे थे। कितनी देर हो चुकी थी इशिका को उसे देखे हुए। आरव के चेहरे पर गुस्सा देख रोनित ने ताहिरी के कान में कहा, इशिका जी को लेकर आ जाओ, नहीं तो ये यही गोलियां बरसाना शुरू कर देगा। ताहिरी अपना सर हिलाकर उसी रूम के साइड वाले रूम में चली गई। किसी को कुछ ना बोलते देख आरव ने इस बार गुस्से में पूछा, मैंने कुछ पूछा है तुम सबसे, इशिका कहाँ है? तभी ताहिरी की आवाज आई, आपकी इशिका यहाँ है। आरव ने उसकी तरफ देखा तो ताहिरी जल्दी से इशिका के सामने से हट गई। अब आरव को इशिका नजर आने लगी जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। आरव की आंखें इशिका की आंखों से मिलते ही आरव का सारा गुस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था। इशिका को देखकर वो एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए देखने लगा था। वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल चुका था। इशिका अब उसकी पत्नी थी, उसकी अर्धांगिनी थी। आरव को खोए हुए देखकर सब वहां से एक एक करके निकलने लगे, वरना आरव का ध्यान इशिका से हटा तो उन सब की सामत आनी थी। तेज ने आरव को कुछ टिप्स देने के बारे में सोचा, वो उससे कुछ बोल पाता कि रोशनी उसे खींचते हुए वहां से ले गई। अब वहां सिर्फ आरव और इशिका ही थे।
दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जैसी अब तक उनकी जिंदगी में उनके चेहरे पर नहीं आई थी। इतना सुकून चैन था उस मुस्कुराहट में। इशिका को देखते देखते आरव इशिका की तरफ बढ़ने लगा। वो इशिका के पास जाकर वो रुक गया और उसके चेहरे को निहारने लगा। इशिका की आंखें आज भी उसी दीवानगी और उसी मोहब्बत के साथ भरी हुई थी और इशिका को आरव की आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार और एक राहत दिखाई दी थी, जो इशिका से मिलने के बाद ही उसकी जिंदगी में आई थी। आरव की आंखों में खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। आरव ने अपने हाथ इशिका के चेहरे पर रखे, वो उसकी आंखों में देखते हुए उसके गालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। कितने वक्त बाद वो ऐसा कर रहा था, उसे ऐसा करना बहुत पसंद था। इशिका एकटक आरव को देखे जा रही थी और आरव को देखते देखते उसकी आंखों से एक आंसू आरव की उंगलियों पर गिर गई। आरव उस आंसू की बूंद को देखा। वो सिर्फ एक आंसू की बूंद नहीं थी, बल्कि उसमें इशिका के जज्बात मौजूद थे। उसका वो इंतजार था जो आज पूरा हुआ था। कितना इंतजार किया था उसने, हर पल हर एक सेकंड उसे इस पल का इंतजार था। इशिका की उस आंसू की बूंद को देखकर आरव की आंखें भी नम हो गई। दोनों के वो आंसू आज खुशी के थे, जो एक दूसरे के साथ होने की गवाही दे रहे थे। आरव ने बहुत प्यार से इशिका के आंसुओं को साफ किया और अपना नामे सर हिला दिया। इशिका ने आरव के उस हाथ को पकड़कर अपने चेहरे से लगा लिया। उसके लिए ये बहुत कीमती पल था। आरव ने आगे बढ़कर प्यार से इशिका को अपने सीने से लगा लिया। इशिका ने भी आरव के सीने पर अपना सर रख लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आरव कब से उससे मिलने के लिए बेचैन था। ऐसा नहीं था कि आरव ने कभी इशिका का इंतजार नहीं किया। अगर आरव ने उसका इंतजार या उससे मोहब्बत ना की होती तो वो आज उसके साथ ना होता। अगर इशिका का दिल आरव की एक नज़र के लिए तरसता था तो इशिका को अपने आसपास घूमते देखकर उसकी आंखें भी बेचैन हो जाती थी। इशिका के जाने के बाद उसका क्या हाल था ये सिर्फ वही जानता था। कोई उसे महसूस नहीं कर सकता था, सिर्फ इशिका के सिवा। वो जानती थी कि चाहे आरव उसे लाखों बार रिजेक्ट करें, लाखों बार उसे इग्नोर करें, हर बार उसके प्यार को इनकार करें, फिर भी कई जन्मों तक वही उसके दिल में रहेगी। वो तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर जन्म में आरव का पीछा करने के लिए तैयार थी। सिर्फ एक वही था जो उसे काबू कर सकता था, एक वही था जो सिर्फ उसके लिए बना था। इशिका आरव की पकड़ एक दूसरे पर मजबूती होती जा रही थी। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए सोल्जर आरव वी स्टीफनी इशिका के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज वज पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।